ठीक है ठीक है ठीक है बोलो। हेलो हेलो। ठीक है ठीक है। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद कैरेट्स, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। जय हिंद बेटा। मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए, इज माय वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? जय हिंद अमित, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। जय हिंद बेटा। मनीष जय हिंद, विशाखा ओके, पीयूष जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद बेटा। मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर है? इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर? जय हिंद जय हिंद, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। योगिता, रीनू जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। ओके चलो, आई थिंक मेरी वॉइस एंड वीडियो अब दोनों क्लियर है आप लोगों को, तो अपन सेशन की शुरुआत करते हैं। और आपकी क्लास में शायद मेरा दूसरा सेशन है। एक बार हम लोगों ने बहुत 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 समय पहले आप मेरी क्लास आपके सेशन मेरा सेशन आपकी क्लास के अंदर हुआ था। हम लोगों ने जब बात करी थी ह्यूमन के ओरिजिन के बारे में कि इंसान कैसे पैदा हुआ है ना, और ह्यूमन ओरिजिन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। आज से इतिहास हिस्ट्री को हम लोग आज से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आपके इस पूरे जर्नी के दौरान मेरा जो रूल है, आपकी इस बैच के अंदर मैं आपको केवल इतिहास पढ़ाने वाला हूँ। हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, और हिस्ट्री के अंदर ऑब्वियसली आप सब जानते हैं कि सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं। अगर मैं सवालों के बारे में बात करूं, टोटल अगर मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करूं, तकरीबन 15 से 20 सवाल अपने को देखने को तो मिलते हैं। मतलब ये मान के चलो कि तकरीबन 80 से 100 नंबर का खेल यहाँ पे होने वाला है। तो सारे क्वेश्चंस अपने लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर दो मेरी वॉइस एंड वीडियो, इफ एवरीथिंग इज क्लियर, क्या सारी चीजें क्लियर है? इज माय वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर, है ना? बिकॉज देखो, जिस टाइम पर हमने जर्नी शुरुआत करी थी उस टाइम पर बहुत सारे लोग थे। देयर आर लॉट ऑफ पीपल। शुरुआत में बड़े मोटिवेटेड थे कि यहाँ फोर्सेस ज्वाइन करना है, आर्मी ज्वाइन करनी है, एनडीए क्लियर करेंगे हम लोग, और बड़े बहुत सारे बच्चे यहाँ पर थे, है ना? ये हमेशा होता है। और आप सबको याद हो तो मैंने अपने पहले लेक्चर के अंदर ये चीज कहा था कि क्या होता है कि बहुत कम लोग अंत तक टिक पाते हैं। शुरुआत करना काफी आसान होती है, पर अंत तक टिक पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप में से बहुत सारे लोग, तो पहले तो मैं आप सबको बधाई दूंगा बेटा कि आप लोग एटलीस्ट इस टाइम तक आप टिके हुए हो, कि आप एनडी की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो इस चीज को छोड़ चुके हैं। बैच लेने के बाद भी बच्चा छोड़ देता है कि हाँ ठीक है बैच ले लिया सब, अब देखते हैं, वो अगली बार हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बधाई देता हूं कि एटलीस्ट आप लोग टिके हुए हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। दूसरी बात याद रखना कि ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द एसएसबी ऑल्सो। केवल हमको रिटन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द एसएसबी ऑल्सो। अपना माइंडसेट, अपना एटीट्यूड, अपना जो थॉट प्रोसेस है, अपना जो वैल्यू सिस्टम है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, उसको एसएसबी के अकॉर्डिंग और एक फौजी और एक अधिकारी के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश हमको अभी से करते जाना है ना। ये स्मिथ के अंदर मत रहना कि मैं रिटर्न क्लियर कर लूंगा, रिटर्न क्लियर करने के बाद मात्र उस 2 महीने के अंदर या मात्र उस 20 दिन के अंदर मेरा एटीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा, मेरा डीएनए के अंदर बदलाव आ जाएगा, मेरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा, मेरे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे अंदर वो सो कॉल्ड 15 OLQs आ जाएंगे। वो नहीं होता है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन विद इन द 15 डेज। 15 दिन के अंदर में किसी का डीएनए चेंज नहीं कर सकता, किसी का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता। वो धीरे धीरे समय लगता है। एवरीथिंग इज टेक सम टाइम। समय लगता है ना, चीजों को समय लगता है। अर्जुन के बारे में अगर मैं बात करूं, अर्जुन को भी महान धनुर्धर बनने में समय लगा था, है ना। तो इधर को बहुत सारी चीजें समझना पड़ेगी कि एवरीथिंग टेक्स सम टाइम। तो अपने आप को थोड़ा सा अभी से उस हिसाब से ढालना शुरू कर देना, जिससे कि आप अपने आप को एसएसबी के लिए भी प्रिपेयर करते जाओ और आप अपने आप को रिटर्न के लिए भी बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखो अपन एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा सा अपन शायद लेट हो गए, कोई इशू नहीं। हम लोग रेगुलर क्लासेस जब होगी तो चीजें अपनी कंट्रोल में आ जाएगी। अब इतिहास के बारे में बात करते हैं ना। बहुत सारी बातें कर ली, मेरी आदत थोड़ी सी ज्यादा है बात करने की। जो बच्चे मेरे को जानते हैं दे न्यू दैट। फिर भी आपका बैच में शायद मेरा दूसरा सेशन है, तो मैं अब थोड़ा सा अपन पढ़ाई के ऊपर आ जाते हैं। ओके ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करने वाले, आज का जो सेशन है वो इतिहास हिस्ट्री के बारे में। अब देखो, हिस्ट्री को लेकर एक तो बहुत कंफ्यूजन ही होता है कि सर हिस्ट्री इतना बड़ा, एनडीए के एग्जामिनेशन हम देने वाले, एनडी के अंदर हिस्ट्री के अंदर सवाल आते कैसे? देखो, सवाल डिफिकल्ट नहीं आते, सवाल आसान आते हैं, मैं क्लियरली बोल दूं। बट कई बार क्या होता है कि वे नेवर न्यू कि सवाल किस लेवल के आ जाए। बिकॉज यूपीएससी कैसा है बेटा, अनप्रेडिक्टेबल है। हमको नहीं पता क्या सवाल कब वो किस तरीके का सवाल पूछ लें। कई बार सवाल बहुत आसान आ जाता है, इतना आसान कि बोलेंगे अरे ये सवाल है, और कई बार सवाल आता है ये सवाल है। तो ये चीजें भी यहाँ पर होती है। कई बार सवाल बहुत डिफिकल्ट भी आ जाता है, कई बार सवाल बड़ा आसान भी हो जाता है। हमको कैसे प्रिपेयर करना है? देखो, इतिहास को 2 तरीके से पढ़ा जाता है। मेरा तरीका है कि मैं आपको असली इतिहास बताऊं, वो इतिहास जिसके बारे में हम लोग कभी जानते नहीं, कभी हमको सीखने को नहीं मिला। और इतिहास को पढ़ने का दूसरा तरीका ये होता है कि आप उस तरीके से पढ़ें कि देखो, एक चीज अगर मैं बताऊं, है ना, बात करूं थोड़ी सी आपसे, जरूरी है। देखो, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं और मैं हमेशा हर व्यक्ति को बोलता हूं कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना लाइफ के अंदर जरूरी है। तो प्रैक्टिकल बात यह है कि सबका एनडीए में रिकमेंडेशन नहीं होगा।
दैट इज अ प्रैक्टिकल थिंग, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। सबका एनडीए के अंदर रिकमेंडेशन होगा क्या? नहीं हो सकता। सारे के सारे एनडीए में रिकमेंड हो जाएंगे, सब फौज में चले जाएंगे, सब आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट बन जाएंगे, नेवी के अंदर सब लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो दूसरी एग्जाम्स की भी तैयारी करने वाले, आप में से कई सारे बच्चे जो पैरामिलिट्री के लिए जाओगे, कुछ ऐसे जो आईबी का एग्जामिनेशन दोगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, कुछ ऐसा जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के लिए जाओगे। अब क्या होता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है, इतना टाइम है कि अपने पास नहीं, इतना टाइम अपने पास नहीं है कि मैं अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं या मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं तो मैं अलग से वापस से वो सारी चीजें पढ़ूं। तो क्या होता है कि आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। योर बेस शुड बी वेरी स्ट्रांग। और बेसिक स्ट्रांग करने के लिए यहां से पढ़ना बड़ा जरूरी है कि जब पहली बार आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जब पहली बार आप कोई चीज करते हैं, उसी में अगर आपका बेस स्ट्रांग हो गया ना, तो आगे आपको किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में कोई समस्या होती नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। और देखो, एक प्रैक्टिकल बात करें, वी ऑल बिलोंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली। हम लोग सब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते? ऑब्वियसली करते हैं। आपके परिवार के अंदर भी कोई ना कोई समस्या भी होगी, बड़ी मुश्किल होगी। देखो, कुछ बच्चों के लिए इस बैच को परचेस करना बड़ा आसान था। यहाँ ठीक है सर, जितने का भी बैच था, मेरे को नहीं एक्जैक्टली पता, 2500, 3000, 4000 कितने का भी बैच था, कुछ के लिए बड़ा आसान है इसकी। हाँ ठीक है, 4000 ठीक है सर दे दी। पर मैं जानता हूं कि मेरा कई बच्चा ऐसा है जिसके लिए वो 4000 अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, और उसके पास चांस नहीं, उसके पास समय नहीं है। वो 4000 भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके लाए, मम्मी से बोला है, मम्मी ने भी कहीं से पैसे लिए होंगे, फिर उधार लिया और उससे बैच उसने परचेस किया। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जितना हो सके उतना मेहनत करो, और जितना हो सके इस बैच से सीखने की कोशिश करो हर सब्जेक्ट को। ये मत देखो कि हमको ये इतना ही आ रहा है, वो उतना ही आ रहा है। वो सिर्फ एनडी एग्जाम के हिसाब से बैचेस को मत देखना। इस बैच के अंदर जितनी भी फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे, खासियत क्या है बेटा कि वो बहुत अच्छे लेवल का पढ़ाता है ना। तो अपने को इस चीज को अपने दिमाग के अंदर रखना है ना, अपने माइंड के अंदर ये चीज रखिएगा। और वही चीज है कि अपने मन, विचार और कर्म तीनों को अपने कॉन्ग्रुएंस के अंदर रखना है, सीधे के अंदर रखना है। तभी जाके आपकी रियल पर्सनालिटी डेवलप होगी। आपका जो व्यक्तित्व है वो कैसा बनेगा? एक अधिकारी वाला बन जाएगा। और ठीक है, महादेव पे भरोसा करो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, जो होगा देख लेना, अभी से लोड नहीं लेना। चलो स्टार्ट करें हिस्ट्री के बारे में बात करना। इतिहास देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग बात कर रहे थे ओरिजिन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, दिस इज द ग्रुप फॉर द एसएसबी। आप टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप है, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। मेजरली अभी तो मैं लाइव एसएसबी के लिए इस पे आ नहीं पा रहा हूं, बट इसमें दो ग्रुप्स बना के रखे। एक ग्रुप है जो नॉर्मली एसएसबी का, दूसरा डिस्कशन ग्रुप है। उस पर नॉर्मली बच्चे अपनी स्टोरीज को लिखते हैं, सामने स्टोरीज रखते हैं, डिस्कशन भी होता है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह की स्टोरीज लिखनी, क्या हो रहा है। बिकॉज देखो, मैं फिर बोलूंगा, रिटर्न इतना डिफिकल्ट नहीं है, रिटर्न इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। डिफिकल्ट एसएसबी आता है, एसएसबी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज याद रखना। एसएसबी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज देखो क्या होता है, दुनिया के किसी भी एग्जामिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, 12वीं के बाद इतना डिफिकल्ट इंटरव्यू दुनिया में कहीं नहीं होता है। तुम 5 दिनों के लिए तुम्हारी पूरे व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा रहा है, ऊपर से नीचे तक तुमको जांचा जाएगा, क्या सोचते हो, कैसे किसी को देखते हो, तुम्हारा चरित्र कैसा, सब देखा जाएगा वहां पे। क्या होता है कि अपने को एसएसबी की तैयारी अभी से करना पड़ेगी बच्चा, चीज याद रखना है ना। और अभी तुम्हारे जो सीनियर्स है वो तो टर्म ऑफ के ऊपर आए होंगे, बाकी फैकल्टीज ने बताया होगा आपको, अभी तो आपके सीनियर्स टर्म ऑफ के ऊपर आए। तो एनडीए के बारे में बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, उसमें एक बड़ी चीज मेरे को, हालांकि चीज मैं अपने हर बैचेस के अंदर बोलता हूं, अपनी फिजिक का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अभी क्या हो रहा है ना, एनडीए में आपको हर टर्म के अंदर कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, याद रखना टर्म क्लियर करना जरूरी है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो मेडिकल कंडीशन के कारण एनडीए से बाहर हो जाते हैं, उनको बाहर होना पड़ता है बिकॉज वो इतना इंड्योरेंस नहीं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे फौज के अंदर। फौज के अंदर बहुत रिजिड आदमी चाहिए। रिजिड मतलब समझो रफ आदमी। रफ मतलब जैसे हमारे जैसे बच्चे थे जो धूल में कूद रहे हैं, कहीं भी छलांग लगा दी, पानी देखा वहीं कूद गए, कोई पैम्पर करके नहीं रखा गया। अपन गाँव के लोग ऐसे ही होते हैं। मैं मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, बट बहुत रिजिड आदमी फौज के अंदर चाहिए। तो उसके लिए अपनी फिजिक को उस लेवल तक डेवलप करना जरूरी है। तो ये चीज करने की कोशिश करना कि रिटर्न के साथ साथ थोड़ा सा फिजिकल डेवलपमेंट पे ध्यान दो, एक डिसिप्लिन वीक के अंदर एक माइंडसेट तैयार करो, फिजिक अपनी बढ़िया कर लेना, क्योंकि वहां पर दिक्कत हो जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करें। चलो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आज का टॉपिक बहुत 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 अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक से एनडीए के बारे में बात करें तो 2 एक सवाल हर बार आते हैं, और इस टॉपिक बड़ा आसान और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अपन कभी ना कभी किसी ना किसी टीचर से, किसी ना किसी आपके मेंटोर से, अपने पेरेंट्स से, या किसी ना किसी अपने गुरु से आप सुन के आए होंगे। यहां पर मैं बात कर रहा हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आईवीसी क्या होती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको अपन सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी के नाम से हम इसको जानते हैं। सुना है आईवीसी के बारे में? सुना है आप लोगों ने? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट्स आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसके बारे में हम लोगों ने नॉर्मली हमको बताया गया, सर एक सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा के बारे में सुना, मोहनजोदाड़ो के बारे में सुना। हम लोगों ने एक मूवी आई थी कृतिक रोशन साहब की, मोहनजोदाड़ो, है ना, अच्छी मूवी नहीं थी, कुछ तो भी बताया था उसमें, बट फिर भी उस मूवी के अंदर हमने देखा। तो मोहनजोदाड़ो क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है,
इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट एक स्टोरी के फॉर्म के अंदर हम पढ़ेंगे, है ना, स्टोरी के फॉर्म के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, स्टोरी के फॉर्म के अंदर पढ़ने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे के अंदर पढ़ाना और पढ़ना भी जरूरी है ताकि आप भूलो नहीं। पर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, है ना, बहुत छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं। हम जब भी आईवीसी के बारे में बात करते हैं तो एक शब्द बड़ा सामने आ जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन? जैसे कहा जाता है, अंग्रेज कहते थे कि तुम इंडियंस तो सिविलाइज नहीं हो। आज भी अंग्रेज ये मानते हैं, आज भी अंग्रेज ये मानते हैं कि अपन सिविलाइज्ड नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लोग हाथों से खाना खाते तो इनको लगता है कि हम अनसिविलाइज्ड है। मेरे को एक बात बताओ, हाथों से खाना खाने में समस्या आ गया? मैं तो हाथ से ही खाता हूं भाई, चम्मच चम्मच मेरे से नहीं होता है ना। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो हाथ से खा लिया, है ना, तो ठीक है। अब इनको, इनके हिसाब से ये चीज सिविलाइज्ड नहीं है। अंग्रेज समझते हैं दैट वी आर नॉट सिविलाइज्ड। तो जब हम सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? सभ्यता। सभ्यता का मतलब क्या? तो ऐसे लोग जो सभ्य हैं, जो सभ्य हैं, जिनके अंदर एटिकेट्स हैं, जो सिविलाइज्ड हैं, जो कल्चर्ड है, उन्हीं से सभ्यता बनती है। ये चीज होती है ना, सभ्यता अपन इसी को बोलते हैं कि जो कल्चर्ड है, जो सभ्य है, सब उनसे सभ्यता बन गई। इतनी सी बात है, जो सभ्य है उनसे सभ्यता बन गई। आई बात समझ में? जो सभ्य है उनसे सभ्यता बन गई। देखो, सिविलाइजेशन का मतलब ऐसा होता है जहां पर समाज का एक स्ट्रक्चर हो, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मैनेज की जा रही। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, ये लोग व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, घर प्रॉपर तरीके से बना के रखें, समाज के अंदर हिरार्की तैयार करके रखिए। इसके अलावा आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, घर बना रहे हैं, टेक्नोलॉजीज, बस टेक्नोलॉजी सही तरीके से डेवलप करके रखिए। इसे सभ्यता कहा जाता है। दैट मीन सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज्ड है। यहां पर आपकी जो सोसाइटी है उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है। सोसाइटी आपकी ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड है आपकी सोसाइटी। और इसीलिए हम आज बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और इस सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत यह है बेटा, जब पूरी दुनिया के लोग, ध्यान से मेरी इस बात को सुनना, जब दुनिया के अंदर दूसरी कंट्रीज में जो लोग अपने आप को सिविलाइज्ड बोलते हैं ना, दे सो कॉल्ड गोरे गोरे अंग्रेज, जब ये लोग शिकार करना सीख रहे थे ना, शिकार कर रहे जंगली जानवरों का, उस टाइम पर भारत के अंदर एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जहां पर हम लोग वेट करते हैं चीजों का, वेट एंड मेजरमेंट हमारा था। हमारी खुद की एक लैंग्वेज हमने डेवलप कर ली थी। हम लोग ट्रेड कर रहे हैं दुनिया के साथ। हम लोगों ने कपड़े पहनना सीख लिया कि ऊपर अलग तरह का कपड़ा पहनेंगे, नीचे अलग तरह का कपड़ा पहनेंगे। हमारे यहां पर रिलीजन डेवलप हो चुका था। हम इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। पर देखो, शुरुआत से क्या था, अंग्रेजों ने कभी हमारी इस बात पर भरोसा किया ही नहीं। अंग्रेजों को क्या लगता था, मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं। इस पिक्चर को देख के बताओ किस बैटल का पिक्चर है। पिक्चर तो समझ में आ गया होगा, बैटल ऑफ हाइडवेस सीज। क्या मतलब है, आपने सुना है ये बैटल के बारे में? महाराज पुरुषोत्तम, राजा पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में बैटल होता है, सिकंदर के बीच में बैटल होता है, याद है? हाँ जी, झेलम नदी के किनारे पर यह बैटल हुआ है। किसी ने इस बैटल के बारे में सुना है? हम पोरस के नाम से जानते। देखो, पोरस जो है वो राजा पोरस नहीं था उनका नाम, उनका रियल नाम था राजा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम को इन अंग्रेजों ने क्या कर दिया, ग्रीक हिस्टोरियंस ने इनको पोरस बना दिया। इनका रियल नाम था राजा पुरुषोत्तम। राजा पुरुषोत्तम की खासियत थी उनका एक हाथी, रेप्लिका है उस हाथी का, दैट इज रेप्लिका ऑफ हिज एलिफेंट। उनका हाथी, जिसकी हाइट नॉर्मल हाथियों से 1.5 गुना मानी जाती थी। इस बैटल के बारे में सुना होगा, है ना, बैटल ऑफ हाइडवेसिस। 326 बीसी के आसपास से बैटल हुई थी। अपन आगे पढ़ेंगे, जब अपन महाराज पुरुषोत्तम के बारे में पढ़ेंगे, जब महान चाणक्य के बारे में बात करेंगे, तब अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। अब अंग्रेजों को यह लगता था भैया कि सिकंदर के आने से पहले, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि सिकंदर के आने से पहले भारत के अंदर, ध्यान से मेरी इस बात को सुनना, सिकंदर के आने से पहले भारत के अंदर कोई सभ्यता थी ही नहीं। ये अंग्रेजों को लगता था क्या, कि भाई सिकंदर के आने से पहले भारत के अंदर कोई सभ्यता ही नहीं थी, कोई सभ्यता नहीं थी। लोग केवल जंगलों में रहते थे, जंगलों से कंदमूल फल खाते थे और बोले भारत के अंदर कोई सभ्यता नहीं थी सिकंदर के आने से पहले। पर जब सिकंदर भारत के अंदर आया तो सिकंदर ने देखा कि नहीं, भारत के अंदर कुछ ना कुछ सभ्यता तो है। इसके बारे में थोड़ा बहुत वर्णन मिलता है। अब क्या होता है, अब हमारे देश में अंग्रेज जब हमारे देश के अंदर आए तो अंग्रेजों ने केवल भारत के ऊपर राज नहीं किया, अंग्रेजों ने दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज पर राज किया, ये आप सब जानते हो। और अंग्रेजों ने, ये जो गोरे लोग थे ना, जिनकी चमड़ी का कलर गोरा होता है, इन्होंने केवल किस बेसिस पे दुनिया के ऊपर राज करा है पता है? एक थ्योरी है। इस थ्योरी के बारे में शायद सुना होगा, मैंने इस थ्योरी के बारे में कई बार बताने की कोशिश भी करी है, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। किसी ने इस थ्योरी के बारे में सुना है? किसी ने सुना है व्हाइट मैन्स बर्डन के बारे में? व्हाइट मैन्स बर्डन, ये थ्योरी सुनी है किसी ने? द व्हाइट मैन्स बर्डन, किस किसने इस थ्योरी के बारे में सुना? अंग्रेज इस थ्योरी से अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, इन्होंने हमारे जो देश में अत्याचार करे। व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी पता है क्या कहते हैं? इनका दिमाग देखना, इनका दिमाग देखना। ये थ्योरी ये कहती है, ये कहते हैं कि साहब जो प्रभु ईसा मसीह हैं, प्रभु यीशु हैं, प्रभु ईसा मसीह हैं, बोले उन्होंने 2 तरह के लोग बनाए।
अच्छा, 2 तरह के लोग बने। बोले 2 तरह के लोग कैसे? बोले एक ऐसे लोग बना जिनका कलर काला था, जैसे अपन लोग। बोले अपन काले, अफ्रीकन हम लोग, बोले ये काले। बोले काले लोग जो है ये अनसिविलाइज्ड है। अनसिविलाइज्ड मतलब ये कल्चर नहीं है, इनके अंदर दिमाग नहीं है, ये अनसिविलाइज्ड है। और एक गोरे बनाए, बोले गोरे बनाए जो भगवान के प्रिय थे और ये सिविलाइज्ड है। और अब गोरे लोगों का कर्तव्य है, जो व्हाइट मैन है, जो गोरे लोग हैं, इनका कर्तव्य है, इनके ऊपर ये बर्डन है कि ये इन काले लोगों के ऊपर राज करें, इनके देश को जीते और इनको सिविलाइज्ड बनाने की कोशिश करें। ये थ्योरी है व्हाइट मैन्स बर्डन। सोचो ये इनका दिमाग था, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, कि जस्ट बिकॉज हम लोग साहब हम गोरे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो काले लोग हैं हमारे ऊपर बर्डन है भैया, बोझ है हमारे दिल का, और अब इनको सही करना, इनको सिविलाइज्ड बनाना, ये हम गोरे लोगों की जिम्मेदारी। ये चीज इन्होंने फैलाई है अंग्रेजों ने पूरी दुनिया के अंदर, और इस थ्योरी को कहा जाता है द व्हाइट मैन्स बर्डन। दैट इज द थिंग, है ना। और इसके बाद इन्होंने क्या चीजें कही थी जानबूझ के, भारत के अंदर क्या करते थे, शायद मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर चीजें आपने सुनी होगी, आगे मैं बताऊंगा वैसे ही, कि जानबूझ के ये पता है क्या बोर्ड लगाते थे। और ये बोर्ड्स केवल होटल्स के अंदर नहीं लगे होते थे, कुछ ऐसी स्ट्रीट्स होती थी, कुछ ऐसी सड़कें होती थी जहां पर ये बोर्ड लगाते थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। एक कुत्ता और एक भारतीय अलाउ नहीं है, जानबूझ के हमको ह्यूमिलेट करने के लिए। जानवर भी किससे जोड़े, बोले कुत्ता और भारतीय अलाउ नहीं स्ट्रीट के ऊपर। यहां पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि किसी घर के अंदर या किसी महल के अंदर। ये चीज लगाते थे कि व्हाइट मैन्स बर्डन के कारण इन लोगों ने हमको इतना नीचा समझा कि ये कहते थे साहब कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अब देखो इन लोगों के दिमाग में था कि भैया भारत के अंदर तो कभी सभ्यता हो ही नहीं सकती। अब क्या होता है, उसी टाइम पर भारत का एक वायसराय था, इसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। इसके बारे में सुना होगा लॉर्ड डलहौजी के बारे में? हाँ सुना है ना, कौन है लॉर्ड डलहौजी? थोड़ा बहुत सुना होगा इसके बारे में। उस टाइम पर भारत का वायसराय था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी उस टाइम पर भारत के अंदर आया और भारत की देखभाल कर रहा था। अब इसके दिमाग में यह था कि भारत के अंदर हमको क्या करना है, भारत के अंदर हमको रेलवे लाइन डेवलप करनी। क्या डेवलप करनी बेटा? रेलवे लाइन, रेलवे नेटवर्क डेवलप करने की जिम्मेदारी इसको अंग्रेज सरकार ने इसको बोली, बोली तुम भारत के अंदर हो, तुम भारत के अंदर रेलवे लाइन डेवलप करो। अब रेलवे लाइन डेवलप क्यों करनी? ताकि भारत से ये जितनी भी चीजें लूट के ले जाते हैं अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। भैया यहां से पेड़ काटेंगे, यहां से खनिज हमारा निकाल के ले जाएंगे तो बड़ी दूसरी जगह आसानी से रख के आ पाएंगे। तो भारत के अंदर इन्होंने ये करा, भारत के अंदर इसने काम लिया कि मैं भारत के अंदर रेलवे लाइन बिछाऊंगा, और इसने काम बड़ी जोरी शोरी से चल रहा था। अब आज जो अपना टुकड़ा है, टुकड़ा जब भी मैं बोलूं तो समझ जाना मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, वो पहले अपने देश का हिस्सा था, अब वो टुकड़ा अलग हो गया। अब उस एरिया के अंदर भी रेलवे बनाने का, रेलवे ट्रैक बनाने का काम चल रहा था। अब क्या होता है देखो, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए उस टाइम पर ईंट की जरूरत पड़ती थी। ईंट समझते हो ना, ईंट ब्रिक्स की जरूरत पड़ती थी। अब क्या होता है साहब कि ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, वहां पर मजदूर क्या कर रहे थे, मजदूर एक गड्ढे से, पास में गड्ढा था जहां पर रेलवे लाइन बन रही थी, वही पास के गड्ढे से मजदूर बार बार जाते और बहुत सारे ईंट लेकर आ रहे थे। तो 2 इंजीनियर भाई थे, है ना, इसको नोट मत करना, सिर्फ सुनना, अभी नोट कहां से करना मैं बता दूंगा। 2 इंजीनियर भाई थे, उन इंजीनियर भाइयों ने इन मजदूरों से पूछा कि भैया कहां से ईंट ला रहे हो भाई, इतनी सारी ईंट तुम कहां से ला रहे हो? बोले वो वहां से लेकर आ रहे हम। बोले कहां से ला रहे हो? वो वहां से लेकर आ रहे। अच्छा, बोले वहां से लेकर आ रहे हो, चलो वो देखा। अब दोनों भाइयों ने देखा तो एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उस गड्ढे में बहुत सारी ईंटें थी, बहुत सारी ईंटें थी। अब वो ईंटें उन्होंने निकाली, बोले इतनी सारी ईंटें कहां से आ गई? उनको लगा कि ईंट जो है होगी भैया 50-60 साल पुरानी ईंट होगी, और उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया। बोला अरे हाँ 50-60 साल पुरानी ईंट होगी, उन्होंने इग्नोर कर दिया। बट उन्हीं में से एक आदमी उस ईंट को लेकर आगे गया। उसने जब उस ईंट की जांच करी तो उसको पता लगा कि ईंट 50-60 साल पुरानी नहीं है, ये ईंटें तो हजारों साल पुरानी है। और इनका दिमाग चकरा गया, बोले भारत के अंदर इतनी बड़ी, ऐसी कैसे हो सकता है कि भारत के अंदर इतना बड़ा एक एरिया जहां पर ईंट के घर बने हो। ईंट का घर बनाना तो हम अभी भी नहीं सीखे, और ये लोग ईंट के घर बनाना उस समय से जानते थे। तो ये वो मोमेंट था कहीं ना कहीं जहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोजना शुरू करना अंग्रेज सरकार ने स्टार्ट कर दिया था कि हाँ कुछ ना कुछ तो इस एरिया के अंदर है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिससे पूरा दुनिया अभी अनभिज्ञ है, मतलब दुनिया को इस चीज के बारे में नहीं पता। अब इसके बाद क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इसके बाद एक और व्यक्ति था, शायद इसके बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो फिर भी मैं बता दूं। इन भाई साहब का नाम है चार्ल्स मेसन। किसी ने चार्ल्स मेसन के बारे में सुना है? चार्ल्स मेसन क्या था? आपने आर्सेनल्स के बारे में सुना है, जहां पर हम हिंदी में जिसको शस्त्रागार बोलते हैं, जहां पर फौज के जो लोग होते हैं वो अपने हथियार रखते हैं, वेपन्स वहां पर रखे जाते हैं। अब क्या होता है कि अंग्रेज सरकार के इस आर्सेनल जहां पर अंग्रेज सरकार थी, पंजाब वाला जो एरिया था, पंजाब कौन सा, टुकड़े वाला पंजाब है ना, याद रखना, वो वाला जो एरिया था, पंजाब वाले एरिया का जो आर्सेनल था अंग्रेज सरकार का, जहां पर अंग्रेज सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के हथियार ईस्ट इंडिया कंपनी के रखे रहते थे, उसका रखवाला ये था। रखवाला मतलब इसकी जिम्मेदारी थी भैया कि वहां पर निगरानी करना है, वहां का हेड इसको बना के रखा था। अब ये भाई साहब घूमने फिरने के बड़े शौकीन, घूमने का बहुत शौक इसको।
तो ये क्या करते हैं, एक दिन बोले यार ये क्या जिंदगी है मेरी, है ना, इनके दिमाग में रणवीर सिंह है ना, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह क्या बोले, दुनिया तो घूमने के लिए बनी, मैं जिंदगी एक जगह पर बैठ के काट नहीं सकता। ये भाई साहब नौकरी छोड़ के निकल जाते, निकल गए नौकरी छोड़ के, घूमने के लिए निकल गए। अब भारत में जाता है ये कौन सा, पाकिस्तान पंजाब वाले एरिया के अंदर, और पाकिस्तान पंजाब वाले एरिया के अंदर जब ये जाता है तो उसको बहुत सारे मड दिखते हैं। मड मतलब ऐसे देखो, ऐसा पहाड़ बने हैं ईंट के, और फिर ऐसी सीधी जमीन है, फिर से पहाड़ बने, फिर ऐसी सीधी जमीन है। अब ये दो सोचता है, 1826 के बात है, ये भाई साहब सोचते हैं कि यार ये चीज है क्या, ये चीज क्या है। इसके बारे में वो जाकर आगे रिपोर्ट करता है अपने अधिकारियों को, क्या कि देखो ये कुछ ऐसी चीज है और मेरे को डाउट है कि यहां पर कुछ बहुत अच्छी चीज हो सकती है। तो पहली बार याद रखना, जिस व्यक्ति ने इन मड्स के बारे में रिपोर्ट करी है ना, बिल्कुल पत्थर ईंट के बने हुए ऐसे घर थे, घर तो नहीं कह सकते, बट ईंट के ऐसे ढेर लगे हुए हैं, ईंट के ऐसे मड दिख रहे हैं इसको। तो पहली बार जो व्यक्ति रिपोर्ट करता है जाकर अंग्रेज सरकार के सामने कि ये यहां पर कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ चीज तो यहां पर है, उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स मेसन। याद रखना, चार्ल्स मेसन है। इसकी किताब में इसने बहुत कुछ चीजें बताई और बहुत सारी चीजें इसने भारत के बारे में झूठ भी बताई हैं, और झूठ भी बताया भाई साहब ने भारत के बारे में, है ना। तो याद रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा, ठीक है। अब इस तरीके से चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ी कि भैया क्या है क्या नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है कि एक व्यक्ति का नाम, अब यहां से सवाल आना शुरू होंगे, अब यहां से चीजें नोट करना शुरू करना। अच्छा, एक चीज याद रखना, मैं इतिहास को पढ़ाना, अभी स्लाइड को आगे बढ़ाना शुरू करूं। माइंड मैप्स आपको बनाते आते हैं बच्चों? माइंड मैप्स बना लेते हो बच्चा? माइंड मैप्स बना ले तो मैं तो प्रोवाइड करूंगा इसी, मेरा जो ग्रुप है ना ये वाला, इसमें मैं इतिहास के पॉलिटी के दोनों के माइंड मैप्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि आपकी बैच में पॉलिटिकल साइंस मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, बट मैं माइंड मैप आपको दे दूंगा। बट स्टिल ट्राई करना खुद से माइंड मैप बनाना। नोट्स बनाने के तरीके हैं, नोट्स दो तरीके के बनाए जाते हैं। एक तरीका लॉन्ग नोट्स का, जिसमें सारा आप नोट्स करते हो, एक है शॉर्ट नोट्स का। ट्राई करना शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। माइंड मैप्स कैसे बनाते हैं वो भी मैं सिखा दूंगा, चिंता मत करना, सब अपन कर लेंगे। माइंड मैप्स में दे भी दूंगा, मैं माइंड मैप्स कैसे बनाते सिखा भी दूंगा, ठीक है। दोनों चीजें करना, थोड़ी सी मेहनत करना, हो जाएगा। दूसरी बात, जिस पे स्टार बनाऊं केवल वो पॉइंट याद रखना। इतिहास क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें पढ़नी, वी कैन नॉट डू दैट थिंग, हम अपन सब नहीं पढ़ सकते, ये भी कर लिया वो भी कर लिया। कुछ चीजें बताऊंगा, उसको दिमाग में रख के उसको नोट कर लेना, ठीक है। माइंड मैप में दे दूंगा बच्चा, क्लियर है? क्यों फॉर्म भरने में इशू आ रहा है क्या? माइंड मैप में आज या कल बेटा, एक बार अपन थोड़ा सा टॉपिक 2-3 कंप्लीट कर ले, देन अपन कर लेंगे। अभी नहीं बेटा, उस ग्रुप पे मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। फॉर्म फिल कर दिया? फॉर्म भरने में इशू तो नहीं आ रहा है? टेलीग्राम का ग्रुप है ना बेटा, जिसकी लिंक मैंने भेजी, उसमें फॉर्म फिल्स कर दिए। फॉर्म फिल कर लेना बच्चा। आज कितनी, आज 13 तारीख होगी, 17 लास्ट डेट है, ठीक है। कोई भी गड़बड़ हो कनेक्ट कर लेना, ट्राई करेंगे अपन, बट थोड़ा ध्यान रखिएगा। सर ईयर पिन नहीं, बाली है, आई एम फ्रॉम राजस्थान, सो है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट टू वियर दैट थिंग। इट वॉज सिंबल ऑफ पावर इन राजस्थान। ओके चलो स्टार्ट करें। आगे बढ़े। फिल हो गया, बहुत बढ़िया। इशू ने 12 मार्कशीट अभी नहीं है, तुम इसमें लिख देना 11वीं के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आगे बढ़े। इशू आ रहा है, चलो मेरे को बताना इशू क्या आ रहा है, अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब बेटा, अब थोड़ी सी चीजें अपनी सीरियस हो रही है, अब नोट करना शुरू करना, बिकॉज सवाल क्या आएगा एग्जैक्टली मैं बता दूंगा, या सवाल कैसा आएगा क्या आएगा एग्जैक्टली मैं यहां पे बता दूंगा, किस तरीके के सवाल यहां पर आ जाएंगे, है ना। चलो, है ना। हाँ बेटा, मैं आपके इश्यूज देख लेता हूं, मेरे को कमेंट कर देना इशू क्या है, अपन इसके ऊपर बात करते हैं। चलो अब देखो क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा। अब क्या होता है कि देखो, इतने सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, डलहौजी के टाइम पर भी ये चीज हो रही है। यहां पर अपन ने देखा कानिंगम साहब, ये भी जो है यहां पर रिपोर्ट करी, उस चार्ल्स मेसन ने भी रिपोर्ट करी, कुछ तो है। तो क्या होता है कि एक व्यक्ति जिनका नाम था अलेक्जेंडर कर्निंगम, इनका नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर कर्निंगम, 1853 की बात है। ये हड़प्पा वाले एरिया के अंदर जाते हैं। हड़प्पा आपने सुना होगा, हड़प्पा कहां पर है? आज पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा है। हड़प्पा वाला जो एरिया था, अलेक्जेंडर कर्निंगम, ये बेसिकली क्या है, ये भारत के पहले सर्वेयर हैं, याद रखिएगा। इज द फर्स्ट सर्वेयर ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट आप समझते हो, हमारे देश का जो पुरातत्व विभाग है, उसके पहले सर्वेयर ये भाई साहब थे। अब क्या होता है कि अलेक्जेंडर कार्निंगम ये खुद आर्मी के अंदर रह चुके, आर्मी के बहुत बड़े अधिकारी थे। ये हड़प्पा वाले एरिया के अंदर जाते, बिकॉज इनको बहुत सारे रिपोर्ट्स मिल रही कि यहाँ पर कुछ तो है, कुछ तो है। ये हड़प्पा वाले एरिया के अंदर जाते हैं, वहां पर ही जाते तो इनको एक सील मिलती है। सील समझते हो, ऐसी पत्थर की एक सील मिलती है।
और उस पत्थर की सील के ऊपर बना होता है एक बुल। क्या बना है? एक बुल बना हुआ है, सांड बना उस पत्थर की सील पे, और 6 लेटर लिखे हुए हैं। कितने? 6 लेटर लिखे। अब 6 लेटर लिखे, बट उन लेटर्स की जो भाषा है वो इनके समझ में नहीं आती। इनको समझ में नहीं आती कि 6 लेटर्स के अंदर लिखा क्या है। क्या ये जाते हैं हड़प्पा वाले एरिया के अंदर, हड़प्पा आज पाकिस्तान के अंदर है, ये वहां पर जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं तो इनको एक सील मिलती है, पत्थर की सील है, छोटी सी सील मिलती है, इतनी छोटी बड़ी सील है, उस पर बना होता है एक बुल। बुल कौन है? नंदी महाराज बने होते हैं, नंदी महाराज बने, और उसके नीचे कुछ 6 लेटर्स के अंदर लिखा। वो 6 लेटर्स के अंदर क्या लिखा है उस भाषा को समझ नहीं पाते। तो याद रखना, ये कहा जाता है कि पहली बार जिस व्यक्ति ने हड़प्पा के अंदर जाकर किसी शब्द को नोटिस किया था, किसी वर्ड को नोटिस किया है, उस व्यक्ति का नाम था अलेक्जेंडर कर्निंगम। याद रहेगा, इस व्यक्ति का नाम याद रखना। इसके बाद क्या होता है साहब, एक आदमी और है, इनका नाम भी याद रखना, ये थे जेम्स सर जॉन मार्शल। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बनते, और फिर ये इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि अब हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन या ये चीजें हैं क्या, इसकी खोज अब हमको करनी है। इसके बाद लगातार हमारे देश में इस सभ्यता के कई सारे एरियाज की खोज करना धीरे धीरे शुरू कर दी जाती है। जैसे एग्जांपल की बात करें, इसके बाद ही इनका जो डिपार्टमेंट है, पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट, ये पूरे भारत के अंदर खुदाई करना शुरू करता है। जहां जहां पर भी एविडेंस मिल रहे हैं वहां वहां पर ये लोग खुदाई करना शुरू करते हैं, और जब ये खुदाई करना शुरू करते हैं तो इनका दिमाग चकरा जाता है। चकरा क्यों जाता है दिमाग? क्योंकि पूरे के पूरे शहर इनको मिल रहे हैं, पूरे के पूरे शहर मिलते हैं। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 याद रखना, 3 देशों के अंदर इस सिविलाइजेशन के साक्ष्य मिले हैं। कितने? 3 देशों के अंदर, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखो, एक मैप के ऊपर हम बात करेंगे, इन चीजों के ऊपर मैं आऊंगा, बट याद रखो यह है पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप। ये देखो कहां कहां तक है। भारत के अंदर देखो, गुजरात वाले एरिया के अंदर भी है, राजस्थान के अंदर भी है, हरियाणा के अंदर भी है। इसी के साथ आप देखोगे कि पर टुकड़े के मतलब पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत सारे एरिया के अंदर आप देखेंगे। जैसे कि हम बात करें हड़प्पा के बारे में, हम बात करेंगे मोहनजोदारो के बारे में। ये जो मेजर चीजें हैं, जो मेजर सिटीज हैं, ये आपको पाकिस्तान के अंदर भी देखने को मिलती है। ये सारे साक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे, और इसी सभ्यता के बारे में आज हम बात करने वाले। तो ये कहानी है कि किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोजा गया। याद रहेगा, याद रहेगा। अब इसके काम को जोर शोर से चला दिया। अब क्या होता है, इन 2 लोगों के नाम याद रखना कि देखो, सबसे पहली बार, अब इसका नाम एक सवाल मुझसे कई बार बच्चे पूछते हैं, और इस सवाल में आपसे भी पूछूंगा कि इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा गया, इंडस वैली क्यों बोला इसको। जैसे अपन इसको बोलते सिंधु घाटी सभ्यता, इसके कई सारे नाम है। जैसे आज इसको पहले इसको कई बार हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते थे, इसको पहले इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? इसको अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते? साहिल सर चैट ऑफ कर दो। नहीं बेटा, ये चीजें मैं नहीं करता। सी, एक चीज याद रखो, नेवर ट्राई टू स्टॉप समवन। अपना दिमाग, तुम्हारा जो ब्रेन है, उसको कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश करो, बट किसी भी चीज से कट ऑफ करने की कोशिश मत करो। एग्जाम्पल की बात करें, बच्चे बोलते सर मैं मेरा इंस्टाग्राम डिलीट कर दूंगा, बच्चे कहते सर मैं व्हाट्सएप पे डिलीट कर रहा हूं। मैं कहता हूं क्यों कर रहे हो? व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब सामने होने चाहिए, तुम्हारे अंदर इतना क्षमता होनी चाहिए कि व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब मेरे सामने, बट आई एम कंट्रोलिंग माई ओन माइंड। स्कैपिज्म चीज अपने लाइफ के अंदर लेकर मत आना। स्कैपिज्म सबसे गंदी चीज होती है। अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करो। चीजों को अवॉइड मत करो कि सर मैं अवॉइड ही कर देता हूं, मैं ये बंद ही कर दूंगा, मैं करूंगा नहीं। वाई यू आर डूइंग दैट थिंग? कब तक ये करोगे? ऐसी चीजें नहीं होती। फौज में चीजें नहीं चलेगी। फौज में जब एनिमी तुम पे अटैक कर रहा है, वो तुमको गालियां भी देता है, तुमको प्रोवोक करता है, तुम क्या करोगे उस टाइम पे? यू हैव टू कंट्रोल योर ओन माइंड। अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, ना कि अवॉइड करना सीखो। आई बात समझ में? और चैट ऑफ करना बेटा, ये चीज मैं नहीं करता हूं। मेरे लिए हर बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, करने तो उनको करना है, कोई दिक्कत नहीं है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एग्जाम के अंदर रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। देखो कुछ बच्चे ने सही बात बोली कि सर इंडस रिवर जो थी, ये जो इंडस नदी है, सिंधु नदी के बारे में जब हम बात करते हैं, बोले सर ये जो इंडस रिवर है, जो सिंधु नदी है, ये दिख रही है नदी, ये सिंधु नदी जो है, इस सिंधु नदी के किनारे पर ये शहर मिले, इसीलिए इसे इंडस रिवर सिविलाइजेशन कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। शुरुआत में जो शहर मिल रहे हैं, जैसे सबसे पहला शहर जो मिलता है वो शहर पहला है, सबसे पहला हड़प्पा। याद रखना, हड़प्पा सबसे पहला शहर मिलता है, तो इसीलिए इसको सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया, बिकॉज इसके जितने शहर मिल रहे हैं इंडस वैली के अंदर, या अपन बात करते हैं मोहनजोदाड़ो सभ्यता के बारे में, अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके जितने भी शहर मिले ना, जितने भी शहर यहां पर मिल रहे हैं, वो शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे पर मिलते गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसलिए इसका नाम रख दिया पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहला नाम इसका ये था, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम रख दिया।
उसके बाद क्या होता है कि बोला यार कि इंडस वैली नहीं, इंडस वैली के अलावा बहुत दूर दूर तक भी शहर मिल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सब गुजरात के अंदर शहर मिल गया, गुजरात के बाद बोले राजस्थान में भी मिल गया, बोले अफगानिस्तान के अंदर भी मिल रहे हैं। तो इस सभ्यता का नाम फिर लग दिया इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के। बोले इंडस नहीं बोलिए, यह इंडस वैली, इंडस वैली के अंदर, इस पूरी वैली के अंदर शहर मिल रहे हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब उसके बाद क्या होता है कि इसका एक नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है। हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता था। क्या रीजन था? देखो एक रीजन है, इसे कहा जाता है, आज भी कहा जाता है, एक रूल चलता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, हमारे देश का जो पुरातत्व विभाग है उसका एक रूल चलता है कि जब भी आप किसी सभ्यता की खोज करते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जब भी आप किसी सभ्यता की खोज करते हैं तो जो पहला शहर आपको मिलता है ना, जो भी पहला शहर आपको मिलता है, उसी के नाम पे सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। सवाल समझना, सवाल के साथ साथ एक थोड़ा सा ट्विस्ट भी इसमें मैंने दिया, एक चीज समझने लायक भी यहां पर है। हमारे यहां पर जितने भी दुनिया के अंदर, हमारा क्या, दुनिया के अंदर जितने भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जितने भी पुरातत्व विभाग हैं, याद रखिएगा उनका एक रूल चलता है। रूल उनका ये होता है बेटा कि अगर जो भी किसी सभ्यता की आप शुरुआत कर रहे हैं, किसी सभ्यता को आप खोज रहे हैं, जो भी पहली साइट आपने खोज ली, जो भी पहला शहर या पहली साइट आपने खोजी, उसका जो भी नाम रखते हैं आप, उसी नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो ये चीज याद रखना कि हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट, ये पहली साइट थी, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? यहां तक पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? प्लीज कंफर्म कर दो। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट सिटी फर्स्ट साइट आप कह सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? डाउट विवेक बोल रहे सर, डाउट देख लो, देख लेते हैं विवेक भाई साहब का डाउट। कॉमन डाउट्स क्या है? हाँ, सेक्शन कट ऑफ होता है बेटा 25%, हर सब्जेक्ट का नहीं, पेपर का होता है। सिकंदर मीन सिकंदर मत अलेक्जेंडर की बात कर रहे हैं बेटा, सिकंदर। लुई द 16 क्या है? अभी अपन बात नहीं करेंगे लुई द 16, अभी अपन वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर बात करेंगे। एक ही है बेटा, इंडस वैली और हड़प्पा एक ही सीमा, अभी हमने बात करी है ना, बोथ आर दी सेम। देखो अभी समझो, सी अभी अपन एक बार टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा आप समझ लो टॉपिक को, देन आप अपने डाउट्स पूछ लेना। अभी से डाउट पूछोगे तो क्या है कि बहुत सारी चीजें मैं आगे आपको बताता जाऊंगा। जैसे आपका डाउट था इंडस वैली हड़प्पा, अभी समझ में आ गया है ना। अब आपको याद है दुनिया हमारे यहां पर, अभी तो वो नदी गायब हो गई है, एक नदी थी सरस्वती नदी। कितने बच्चे इस नदी के बारे में जानते हैं? बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। मतलब हमारे जो वेद पुराण है ना, जब हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद के अंदर मैं बताऊं आपको, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी गंगा नदी नहीं है। ऋग्वेद के दौरान या ऋग्वेद की जब मैं बात करता हूं, ऋग्वेद के अंदर सबसे पवित्र नदी पता है कौन सी थी? सरस्वती नदी। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये सरस्वती नदी जो है, इसके किनारे पर भी बहुत सारे एरियाज के अंदर इंडस वैली के साक्ष्य मिले, इसलिए कई लोग इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आप चिंता मत करना, इस बात को समझ के रखिएगा ना, छोटी सी बात है, इस बात को समझ के रखिएगा। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ऑप्शंस देता हूं, मैं समझता हूं कि आप लोग, मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है कि आप लोग शायद इस सवाल का जवाब दे देंगे, नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बात बताओ, दुनिया में कितनी टोटल एंशिएंट सिविलाइजेशन रही है आज तक? जब हम एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो टोटल कितनी एंशिएंट सिविलाइजेशन पूरी दुनिया के अंदर रही है? कितनी रही है? एक रही है सर, दो है, तीन है या चार है? याद रखो मैं पूछ रहा हूं आपसे, दुनिया में टोटल कितनी एंशिएंट सिविलाइजेशन रही है? एंशिएंट कितनी रही है, एक बार बताओ। बिल्कुल सही बता, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, होली रिवर थी, सबसे पवित्र वही थी एंशिएंट टाइम पर। बताइए बताइए। बताइए, सवाल ध्यान से देखना, सवाल इंपॉर्टेंट है ना, सवाल में गड़बड़ मत करना। गलती से तीन हो गया, देखो याद रखना, यह सवाल पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। देखो याद रखना, दुनिया के अंदर टोटल अगर मैं सिविलाइजेशन के बारे में बात करूं, सभ्यताओं के बारे में बात करूं पुराने जमाने की, तो टोटल 4 सभ्यताएं रही हैं। कितनी है? टोटल 4 है, याद रखना, टोटल 4 है, ये चीज याद रखना बेटा, टोटल 4 है। कितने परसेंट बच्चे? 47.85। सी इट्स नॉट एन इशू, कोई बात नहीं, अगर अभी सवाल का जवाब नहीं आता तो इट्स टोटली फाइन, बिकॉज अभी आप लोगों ने इतना उसको पढ़ा नहीं, अभी नहीं आता कोई बात नहीं, आगे जब पढ़ा दो उसके बाद फिर गड़बड़ मत करना। 4 कौन सी है बताओ? मैप के ऊपर देखते हैं अपन, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो 4 ये है, एक है अपनी मेसोपोटामिया की सभ्यता,
है ना, दैट इज द मेसोपोटामिया, जो कि टिग्रिस नदी के किनारे पर है। एक है अपनी इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो कि नाइल नदी के किनारे पर है, नील नदी के किनारे पर है। एक है आपकी चाइना की सभ्यता जिसे वांगहो सिविलाइजेशन बोलते हैं, वांगहो नदी के किनारे पर है। और एक है अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये देखो कितनी बड़ी चीज है। और याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी यही है। एरिया देख रहे हो, जब हम इन 4 सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो जिस सिविलाइजेशन का एरिया दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा है और जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में जब लोग, बताया ना मैंने कि लोग घास चरा रहे हैं, जब दुनिया के अंदर लोग शिकार करना सीख रहे हैं, उस टाइम पर खेती करना जब लोग सीख रहे हैं, तब हम लोग एक सभ्यता बनाकर बैठे हैं और हमारे 2 फ्लोर्स के घर हैं। तो याद रखना कि अगर सवाल यह भी आ जाता है कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी एरिया वाइज, दैट इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स के बारे में हम बात करें। देखो, जब आईवीसी के बारे में बात की जाती है ना, तो आईवीसी के अंदर सवाल कैसे आता है? पहला सवाल ये आता है भैया कि हम इस सभ्यता के बारे में बात करें, इंडस वैली के बारे में बात कर रहे हैं, इसका शेप कैसा था? बड़ा आसान सवाल है, शेप कैसा है? शेप कैसा है ना? सभ्यता अगर है, इसका शेप कैसा है? जैसे एग्जांपल की बात करें कि शेप इसका रेक्टेंगल है, ट्रायंगुलर है, कैसा शेप है इसका? बताओ कैसी सभ्यता है, इसका शेप कैसा है? क्या लगता है किस शेप के अंदर है? यहां से फैली है, यहां तक गई है, फिर यहां तक गई है, कौन से शेप के अंदर सभ्यता है? ये सवाल पूछा गया है। याद रखना कि सभ्यता जो है इसका शेप क्या है, किस शेप के अंदर है? ये रेक्टेंगल है, ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, किस शेप के अंदर सभ्यता है? तो याद रखना इंडस वैली इज अ ट्रायंगुलर सिविलाइजेशन। ये देखो ट्रायंगल बनाती है, दिख रहा है ये देखो यहां पर लिखा हुआ है। और ये पॉइंट याद रखना, ये एग्जैक्टली इसमें मैप के अंदर भी देकर मैंने रखा है। याद रखना ये पूरी की पूरी ट्रायंगुलर सिविलाइजेशन है। एग्जाम के अंदर सवाल पूछा गया। दूसरा सवाल ये आता है कि जब हम इंडस वैली के बारे में बात करते हैं सर, तो इंडस वैली की तो बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, मतलब मान के चलो 2800 से ज्यादा साइट्स मिली है इंडस वैली की। तो इसमें सबसे नॉर्थ में साइट कौन सी है? सबसे साउथ के अंदर कौन सी है सर? सबसे वेस्ट के अंदर कौन सी है? और सबसे ईस्ट के अंदर कौन सी है? ये सवाल भी आता है कि इंडस वैली की सबसे नॉर्थ मोस्ट साइट कौन सी है, सबसे वेस्टर्न साइट यहां पर कौन सी है, ईस्ट के अंदर सबसे बड़ी साइट कौन सी है? सवाल यहां पर पूछेगा, इसका जवाब भी देना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखना, इंडस वैली में सवाल बहुत आसान आते हैं, बट सवाल यहां से एक्जैक्टली स्लाइड से भी आ जाता है। इंडस वैली की सबसे नॉर्थ साइड के बारे में अगर मैं बात करूं कि सबसे नॉर्थ में क्या है, कौन सी साइट इंडस वैली के अंदर? याद रखना नॉर्थ में आती है आपकी मांडा। ये सबसे नॉर्थ वाली साइट है जो चिनाब नदी के किनारे पर हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। मांडा सबसे नॉर्थ की साइट है। सबसे सदर्न मोस्ट साइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो आपकी आती है दाइमाबाद। ये नोट करना, दाइमाबाद सबसे साउथ की साइट और ये महाराष्ट्र के अंदर है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे ईस्ट की साइट है आपकी आलमगीरपुर, जो कि हिंडा नदी के किनारे पर है और ये यूपी के अंदर। और सबसे ज्यादा वेस्टर्न मोस्ट साइट के बारे में बात करूं दैट इज सुतकेंदौर, जो कहां पर है? जो पाकिस्तान ईरान की बॉर्डर पर और दश्क नदी के किनारे के ऊपर है। तो ये चीजें एग्जाम के अंदर आई है बच्चा, पढ़नी पड़ेगी, अपने को पढ़नी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अब एक सवाल और पूछता हूं, पूछू सवाल, है ना? चलो सवाल पूछना जरूरी है आप लोगों से, बिकॉज सी दिस इज द फर्स्ट लेक्चर इंडस वैली का। तो अभी अपन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं चाहता हूं कि आप एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्जर्व कर लो पहले कि अच्छा ऐसा हो रहा है, फिर वैसा हो रहा है, फिर हम और डिटेल के अंदर जाएंगे। मुझे एक बात बताओ, ये सवाल तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए था। हम लोगों ने कई सारे एजेस के बारे में बात करी थी, कई सारी एजेस थी ना। हमने बात करी थी आयरन एज के बारे में, हमने ब्रॉन्ज एज के बारे में बात करी थी, हमने बात करी थी कि आपकी स्टोन एज थी। मुझे एक बात बताओ, इंडस वैली कौन सी एज के अंदर आता है? ये सवाल एनडीए ने पीवाईक्यू के अंदर पूछा है। दिस इज द पीवाईक्यू ऑफ एनडीए एग्जामिनेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं वो कौन सी एज के अंदर आती है? कौन सी एज की सिविलाइजेशन है इंडस वैली? बताओ मुझे। एग्जाम्पल की बात करें कि सर आयरन की है, आयरन एज की सिविलाइजेशन है। दूसरी अगर हम बात करें कि नहीं आयरन नहीं साहब, स्टोन एज है, हम बात करें कि नहीं सर और पुरानी एज, इट्स स्टोन एज सिविलाइजेशन। तीसरी अगर हम बात करें कि ये ब्रॉन्ज एज की है, ब्रॉन्ज एज है भैया, ये ब्रॉन्ज एज है। और अगर मैं बात करूं लास्ट में तो बोले ब्रॉन्ज एज भी नहीं सर, ये नियोलिथिक सिविलाइजेशन है। नियोलिथिक पढ़ाया था मैंने, हाँ जी, न्यू स्टोन एज, ये नियोलिथिक एज की सिविलाइजेशन है। तो मुझे एक बात बताओ, इंडस वैली किस एज के अंदर आती है? कौन सी एज के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है? बताइए, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट। किस एज के अंदर आती है? ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। किसमें है बताओ? बताई थी मैंने, बताई मैंने नहीं है, बट याद रखिएगा।
हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, हाँ बेटा हो सकती है। सी देखो मैं एक चीज याद रखना, बहुत सारे रिसोर्सेज के ऊपर मत जाना कि मैं यहां से भी पढ़ लूं, मैं यहां से भी पढ़ लूं। सी यू हैव टू ट्रस्ट मी, छोटी सी बात बोलूं, यू हैव टू ट्रस्ट मी। मुझे तुम पे भरोसा है, तुमको मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा, ओके? क्योंकि क्या होगा कि अगर आप बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़ेंगे कि सर मैं ये भी पढ़ लेता हूं, मैं ये भी कर लेता हूं, सो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे सर ये करना है, अरे बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर तो बेटर कि जितना मैं करा रहा हूं उतना करो। मैं कह रहा हूं सवाल नहीं जाएगा बाहर। आगे बात समझ में बच्चा? तो याद रखना, बिल्कुल सही। देखो इसका जवाब है इट्स दी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। नोट करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली जो है इट्स ए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, याद रखिएगा। इंडस वैली सभ्यता आपकी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के अंदर आती है। नोट करो, ये लिखा है यहां पर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा कि इंडस वैली जो है ब्रॉन्ज एज के अंदर है, उस एज के अंदर नहीं आती। इंडस वैली से ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, याद रखिएगा, है ना? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, भरोसा करो, बिल्कुल ट्रस्ट करना जरूरी है ना? दो तीन चीजें याद रखो और हाँ, एक छोटी सी बात मैं बोल दूं, मैं बताना भूल गया था। इस पूरी जर्नी के दौरान जब तक तुम एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? एनडीए एग्जाम क्रैक करने में, एसएसबी क्रैक करने के लिए कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? आपको बहुत सारे फैकल्टीज ने भी पढ़ा है, आपको कुछ बताया भी गया होगा। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? अगर आपको एनडीए एग्जामिनेशन क्रैक करना है, आपको एसएसबी क्रैक करना है, तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोई बताएगा मुझे मेरा बच्चा? क्या है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा? वायसराय क्या होता था कि अंग्रेज है ना, एक आदमी को भारत का प्रमुख नियुक्त कर लेते थे। जैसे मान लो प्रधानमंत्री आज अपने देश के राष्ट्रपति, वैसे ही चीज होती थी। माइंडसेट, रिवीजन नहीं। एसएसबी के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैं चीज बताऊं? कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, फिर बोलूं कम्युनिकेशन स्किल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कम्युनिकेशन। याद रखना, एनडीए के अंदर जितने भी बच्चे हैं जो एसएसबी क्रैक कर पाते हैं, उनका माइंडसेट भले ही थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, थोड़े से ओएलक्यूज की कमी है उनके अंदर, चल जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन। मेरा बच्चा यहीं अटकता है, मैं जानता हूं क्यों, बिकॉज मेरा बच्चा, मेरे को पता है वो गांव के अंदर बैठा है, वो उसका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा नहीं, बिकॉज उसके पास रिसोर्सेज थोड़े कम थे। बट मैं तुमको फिर ये चीज बोलूंगा, जस्ट इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। याद रखना, अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना बेटा। मैं बहुत बहुत टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से चीज कह रहा हूं। जस्ट इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम्हारे अंदर 15 एलक्यूज है बट कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो पाएगा बेटा, नहीं है पॉसिबल। मेरी बात समझ रहे हो? मैं डरा नहीं रहा हूं बच्चा, मैं सिर्फ बता रहा हूं। तुम्हारे अंदर 15 एलक्यूज है, सारी क्वालिटीज है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो सकता। बिकॉज ऑब्वियसली 15 एलक्यूज में तो तुम्हारे एक एलक्यू क्या बोलता है? द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं। अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करो, एनी हाउ, कुछ भी करके करो। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चा, न्यूज़पेपर पढ़ो, वोकैब को इंप्रूव करो, नॉवेल्स पढ़ना शुरू करो, टेलीग्राम के अंदर ग्रुप्स हैं, उस पे आकर डिबेट करो आपस में, तुम्हारा ग्रुप बनाओ ऑनलाइन, कुछ भी करो, बट जस्ट डू दैट थिंग, इंप्रूव करो। मैं फिर बोल रहा हूं, जस्ट इंप्रूव इट। बाद में टाइम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, और कम्युनिकेट करना पड़ेगा इंप्रूव करने के लिए। देखने से इंप्रूव नहीं होगा, यू हैव टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करना सीखो। बाकी चीजें ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, कांच के सामने पढ़ना नहीं काम आता है। कांच के सामने अपने आप से बात करना और किसी और से जाकर मिलकर बात करने में बहुत डिफरेंस होता है। गॉट माय पॉइंट? क्या कह रहा हूं मैं? कांच के सामने बात करके शायद अपना कॉन्फिडेंस तुम बढ़ा लोगे, बट वो कॉन्फिडेंस लेकर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप किसी दूसरे से बात करते हो, बिकॉज कांच के सामने तुम सवाल नहीं पूछ रहे हो अपने आप से, वहां पर सामने वाले व्यक्ति तुमसे सवाल पूछेगा। कम्युनिकेशन दो साइडेड होता है, वन साइडेड कम्युनिकेशन कभी भी इंपैक्टफुल नहीं होता है। ये चीज याद रखना। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। कम्युनिकेट करो, बातचीत करो आपस में, कुछ भी करो, 1 घंटा दो कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है? मैं अभी बोल देता हूं बच्चा, है ना? रिटर्न के अंदर अपने को बहुत नहीं फंसना है, रिटर्न क्लियर हो जाएगा। रिटर्न के बाद दूसरा प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलो, हाँ जी, हाँ जी। अब हम क्या बात कर रहे थे? देखो, हम लोगों ने बात करा साहब कि इंडस वैली बोला ट्रायंगुलर शेप के अंदर और बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। इसके साइज के बारे में बात करो तो देखो इतना बड़ा साइज है, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर फैली हुई है। 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर साइट पूरी की पूरी फैली हुई है। इसी के साथ एक चीज इसके अंदर और आती है, देखो 3 कंट्रीज के अंदर साइट फैली। 3 कंट्रीज कौन सी है? 3 कंट्रीज में से हम बात करें तो एक हमारा इंडिया, हमारा प्यारा भारत, ठीक है, दूसरा वो टुकड़ा, और तीसरा यहां पर
अफगानिस्तान। याद रखना 3 कंट्रीज के अंदर सभ्यता फैली हुई है, 3 कंट्रीज के अंदर सभ्यता फैली है। कितना? 3 कंट्रीज के अंदर सभ्यता अपनी फैली हुई है। कितनी? 3 कंट्रीज के अंदर। आई बात समझ में? इन 3 कंट्रीज के अंदर सभ्यता फैली हुई है। अब याद रखना है अपने को बच्चा ये चीज कि जब इन 3 कंट्रीज के अंदर सभ्यता फैली हुई है, अपन ने जान लिया, अपन ने देखा सब ट्रायंगुलर शेप की है, इतना सारा नॉर्थ के अंदर क्या, साउथ के अंदर क्या, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है अकॉर्डिंग टू मी कि सर ये सभ्यता है कब की? है कब की? कब की है भैया? कब की है? ओके देखो फिर मैं बोलूंगा कम्युनिकेशन करो, ठीक है? आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूंगा कि मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उस पर अपन छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं जहां पर आप लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाओ, ताकि दूसरों के विचार भी आप जानो, है ना? बिकॉज देखो रेगुलर बेसिस पर तो नहीं, पर मैं वीकली बेसिस पे पीपीएनडीटी टीएटी के लिए स्टोरीज वहां पर भेजता हूं। मैं ट्राई करता हूं, मैं बच्चों को बोलता भी हूं कि वहां पर कम्युनिकेट करो आप लोग, वो चीजें बहुत अच्छी है ना, ये बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल सही बात है बोरबॉन देश की, बिल्कुल। हाँ, एक सवाल आता है सर कि टाइमलाइन क्या थी, किस टाइम पर इस सभ्यता थी, इस सभ्यता की टाइमलाइन क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है, इस सभ्यता की टाइमलाइन क्या है सर? किस सभ्यता की, मतलब कौन से बीसी के अंदर थी? 1000 बीसी के अंदर है, 1200 बीसी के अंदर, 2600 बीसी के अंदर है? किस एज के अंदर सभ्यता आती? देखो एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो देखो कोई भी सभ्यता अपने आप एक्जैक्टली सभ्यता नहीं बन जाती है। कोई भी सभ्यता शुरुआत से सभ्यता बन जाती कि नहीं बन जाती? शुरुआत से नहीं बनती। किसी भी सभ्यता को बनने में लगता है समय लगता है, धीरे धीरे वो डेवलप होती, फिर अपने पीक पे पहुंचती सभ्यता। जब सब डेवलप उसने कर लिया फिर धीरे धीरे उसका डिक्लाइन होता है। अब एनसीईआरटी की बात अपन बाद में करेंगे, पहले हम देखेंगे कि सभ्यता की शुरुआत हुई कब से, कब से सभ्यता धीरे धीरे बनना शुरू हुई। अब देखो इतिहास के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक टाइमलाइन में बताऊंगा, इतिहास में पूरा खेल टाइमलाइन का है। ये कहा जाता है साहब कि सभ्यता की जो शुरुआत है, अरे भाई साहब ये क्या हो गया? देखो मेरी हैंडराइटिंग का इशू आया तो मेरे को बोल देना कि सर हैंडराइटिंग थोड़ा सा आप सही बता दो, तो मैं उसको सही करने की कोशिश कर लूंगा, ठीक है बच्चा? ठीक है, हैंडराइटिंग का इशू आया तो बता देना। एक्चुअली व्हेन आई हैड द एक्सीडेंट तो सर्वर हाथ पास सब फट गया था तो थोड़ा सा मुश्किल होती है, बट स्टिल आई विल ट्राई, तो मेरे को बता देना। देखो क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना। देखो ये कहा जाता है कि इंडस वैली सभ्यता की जो शुरुआत है बेटा वो 3300 बीसी से हुई। बहुत ध्यान से देखना कब से हुई है। इंडस वैली की जो शुरुआत है सभ्यता की, ये कहा जाता है वो शुरू हुआ है 3300 बीसी से, बीसी से बिफोर क्राइस्ट, है ना? कि ईसा मसीह के जन्म से 3300 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 3300 साल पहले सभ्यता की शुरुआत हो जाती है। 3300 साल पहले सभ्यता की शुरुआत होगी इंडस वैली की। अब ये शुरू हुई सभ्यता, अब देखो धीरे धीरे डेवलप करेगी सभ्यता, धीरे धीरे साहब ये धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। कैसे डेवलप कर रहे हैं? बोले पॉटरी बनाना सीख रहे हैं, घर बनाना सीख रहे हैं, ये लैंग्वेज डेवलप करते जाते हैं, तो धीरे धीरे इन्होंने डेवलप करना शुरू करा। और एक साल आता है, याद रखना 2600 बीसी, क्या है ईयर? 2600 बीसी के अंदर सभ्यता अपने पीक पे थी। क्या पीक पे? पीक समझते हो कि साहब बहुत बढ़िया डेवलप हो गई। 2600 बीसी के अंदर सभ्यता अपने पीक के ऊपर है। उसके बाद क्या होता है? 2600 बीसी के बाद ध्यान से देखना, ये सभ्यता और डेवलप होती जाती है, और डेवलप होती जाएगी, और डेवलप होती जाएगी। और डेवलप कब तक होती जाएगी? 2600 से लेकर, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2600 से लेकर आप देखो 1900 बीसी तक इस सभ्यता का मैच्योर फेज था। मैच्योर मतलब जब ये टोटली डेवलप हो गई, बढ़िया पॉटरी बनाना इनको आ गई, बढ़िया तरीके से घर बनाना इनको आ गए, बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से ट्रेड करना इनको आ गया, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाने आ गए। उसके बाद क्या होता है? 1900 के बाद पता नहीं क्या हुआ, हम में से कोई इस चीज के बारे में नहीं जानता, पता नहीं क्या हुआ कि सभ्यता धीरे 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 डिक्लाइन हो गई और 1400 बीसी तक, 1400 बीसी तक ये सभ्यता पूरी तरीके से दुनिया से खत्म हो गई। रीजन के बारे में हम बात करेंगे। अब सवाल ये आता है सर कि अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि इंडस वैली का टाइमलाइन क्या है, तो वो क्या लिखना है? वो 3300 बीसी से लेकर 1400 बीसी तक थी ये लिखना है, या फिर 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक थी ये लिखना है? देखो अब हम इसके ऊपर जाएंगे एनसीईआरटी के डेटा के ऊपर। एनसीईआरटी क्या बोलता है? देखो एनसीईआरटी बोलता है कि किसी भी सभ्यता का जो मैच्योर फेस है, जब ये सभ्यता अपने पीक के ऊपर थी, जब ये सभ्यता बहुत बढ़िया कर रही थी, उसी को सभ्यता की टाइमलाइन माना जाता है।
तो एनसीईआरटी के बेसिस के हिसाब से अगर मैं बात करूं और एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से अगर आप लोग भी बात करें और अगर यूपीएससी ने जिस आंसर को सही माना है उसके हिसाब से अपन बात करें तो याद रखना इस सभ्यता का जो टाइमलाइन है वो 2600 से लेके 1900 बीसी के बीच का, यही लिखकर आना। इसके अलावा कुछ भी लिख दिया तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना, मजाक कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी इन द सेंस बच्चा। इसके अलावा कुछ अगर अपने लिख दिया ना तो वो आयोग सही जवाब मानता नहीं इसको। आयोग जो बेस मानेगा वो एनसीईआरटी को मानेगा। बोले एनसीईआरटी में क्या दिया, बोले ये माना, बोला अच्छा ही। फिर याद रखना इस सभ्यता का जो टाइमलाइन है वो 2600 से लेके 1900 बीसी, बट देखो याद रखना शुरुआत 3300 बीसी से हो गई, डेवलप हो रही है धीरे 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 धीरे, डेवलपमेंट में टाइम लगता है, याद रखना डेवलपमेंट के अंदर टाइम लगता है। हाँ बेटा मैं लास्ट में डाउट देख लूंगा दृष्टि, बेटा चिंता मत करो, बिल्कुल देख लूंगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, इंडस वैली क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को। देखो यहां पर लिख दिया है मैंने, ये सारा लिख दिया कि साहब ये सभ्यता डेवलप हो रही थी फिर ये चीज हुई। अच्छा अब इंडस वैली के बारे में अगर आप लोगों ने सुना होगा, इंडस वैली की सबसे खास बात क्या थी, मतलब इंडस वैली को इतना रिमार्केबल क्यों मानते, व्हाई इट वाज दैट मच इंपॉर्टेंट, इतना रिमार्केबल अपन इंडस वैली को क्यों मानते, पूरी दुनिया में इसकी वाह वाही क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या था इस सभ्यता के अंदर, कुछ पॉइंट्स बताओगे इस सभ्यता के अंदर है क्या। अगर मैं बात करूं कि इंडस वैली के अंदर इस सभ्यता के फीचर्स क्या है, तो इसके फीचर्स क्या क्या थे, कोई बता सकता है। आपके कहने पे पढ़ा रहा हूं मैं, बताओ इस सभ्यता के क्या क्या फीचर्स थे जो आप बोलोगे सर बड़े रिमार्केबल फीचर थे। नहीं बेटा 1400 मत लिखना, 1400 में एक सभ्यता खत्म हो जाती, एंड हो गई है, एंड होगी सभ्यता, बिल्कुल सही बात है। देखो पहला फीचर अगर अपन बात करें, इनकी सिटी, इनके शहर, अर्बनाइजेशन है, शहर बना के रखे हैं बड़े बड़े, कैसे शहर है, टाउन प्रॉपरली प्लान बना है। जैसे आज शहर नहीं होते अपने प्रॉपर प्लान शहर होते हैं, हर घर का साइज एक जैसा, और डबल फ्लोर के घर है इनके यहां पर, घर के बाहर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम लगा के रखा है, 2 फ्लोर के घर बना के रखे हैं, घर में वॉशरूम है। इतना ही नहीं, घर के अंदर जो है कहते हैं कि भैया घर के अंदर, हर घर के अंदर आपको वेल्स, कुएं देखने को मिल रहे हैं, ये सबसे, तो इनका जो टाउन का स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा फेमस है। दूसरी बात अगर इनकी बड़ी फेमस है वो क्या हो सकती है, क्या चीज है, ड्रेनेज सिस्टम। इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल सिस्टम माना जाता है उस टाइम के हिसाब से। उस टाइम पर ड्रेनेज सिस्टम बना दिया, जब दुनिया के लोग खेती करना सीख रहे हैं, ये लोग ड्रेनेज सिस्टम बना के बैठे, कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी बात है। दुनिया के अंदर जब लोग खेती करना सीख रही है, भैया खेती ऐसे करना है वैसे करना है, ये लोग अपना एक ड्रेनेज सिस्टम बना के रखे, कितनी बड़ी बात है। दूसरा, ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये लोग ट्रेड करते हैं, जी हां ये लोग व्यापार कर रहे हैं। अरे दुनिया के अंदर लोगों ने अभी लैंग्वेज डेवलप नहीं करी, अपनी भाषा डेवलप नहीं करी, वो व्यापार कर रहे हैं। व्यापार करने के साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये लोग जिस तरह के ब्रिक्स का यूज करते हैं, ब्रिक्स मतलब समझते हो, ईंट का यूज करते हैं, वो बर्न ब्रिक्स है, भट्टी में पका के ईंटों का यूज किया जा रहा है। दुनिया के अंदर भी मिट्टी की ईंट बन रही है, भट्टी में पकाना तो दूर, उनको पता ही नहीं ईंट वीट क्या होती है। हम लोग आज जिस तरह की ईंट का यूज करते हैं ना, आज की ईंट कैसी है, प्रॉपर भट्टी में पकी हुई, भट्टी में पकी हुई बर्न ब्रिक्स का यूज ये लोग कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, अपने लिए अभी छोटी बात है, बट सोचो उस टाइम के हिसाब से कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा इन्होंने अपनी खुद की एक लैंग्वेज डेवलप करके रखी है, भाई साहब लैंग्वेज है इनकी खुद की, लैंग्वेज इन्होंने डेवलप करके रखी। इसके अलावा टॉयज बनाएंगे टेरिकोटा के फिगर्स, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद आप देखो इनको ज्योमेट्री का बड़ा अच्छा नॉलेज है, इनको ज्योमेट्री का बहुत अच्छा नॉलेज है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ज्योमेट्री का बहुत बढ़िया नॉलेज है। इन्होंने मेजरिंग स्केल बना के रखी है। ऐसा नहीं कि अब जैसे एग्जांपल की बात करें, ये ईंट बना रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा कि एक ईंट अलग साइज की, एक ईंट अलग साइज की, इनको मेजरमेंट पता है, ज्योमेट्री का नॉलेज है इनको, हर ईंट सेम साइज की है। उसके बाद ये रोड्स बना रहे, रोड कैसी है, 90 डिग्री पे रोड बना रहे, एग्जैक्टली सीधी काट रही है, एक रोड ऐसी जा रही है, एक ऐसी जा रही, इस तरह की 90 डिग्रीज पे रोड एक दूसरे को काट रहे, इसको ग्रिड पैटर्न अपन बोलते हैं। तो ये इस सभ्यता की बहुत ज्यादा खासियत है उस टाइम के हिसाब से। आज भी दुनिया की कई कंट्रीज के अंदर इस लेवल की सभ्यता नहीं है। और याद रखना ये अर्बन सिविलाइजेशन है, गांव नहीं है इनका, ये अर्बन सिविलाइजेशन है, नोट करो इस चीज को, ये अर्बन सिविलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन हो रहा है यहां पर, गांव नहीं है आपकी गांव ना, इट्स अर्बन सिविलाइजेशन। आई बात समझ में, स्टार्ट करें। और इसके बाद जो सबसे बढ़िया चीज इनकी मेरे को लगती है, इनकी पॉटरी देखो यार, क्या बढ़िया पॉटरीज बना रहे हैं, बर्तन देख लो क्या बेहतरीन बर्तन बना रहे हैं। इस पॉटरी को कहा जाता है रेडवेयर पॉटरी, बताऊंगा रेडवेयर पॉटरी क्या होता है। रेडवेयर पॉटरी इतने बढ़िया तरीके से बर्तन बना रहे हैं। और ये देखो ये मोहनजोदारो का मैप है, देखो कितना प्यारा मैप बना के रखा है, ऐसी रोड जा रही है, ये देखो इधर से रोड जा रही है, ये बीच में एक मंच बना के रखा है, ये सीधी रोड जा रही है, हर घर एक जैसा, ये देखो ये चीज बना के रखी। अब इसी के बारे में आप देखो आसपास बाउंड्रीज बना के रखी। तो यहां पर इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं कहूं, दैट वाज द टाउन प्लानिंग। आई बात समझ में, एक सवाल पूछ लूं, सवाल पूछता हूं जो अभी करवाए उसी से एक सवाल पूछता हूं, देखते कितने बच्चों को चीजें याद रिमेंबर है।
मुझे एक बात बताइए, है ना, अभी हम लोगों ने अर्बन इंडस वैली के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। इंडस वैली के बारे में हमने जाना कि इंडस वैली वास्तविकता के अंदर क्या है। तो मुझे एक बात बताओ, इंडस वैली सभ्यता दुनिया के कितने देशों के अंदर फैली हुई है? 3, 2, 1 या 4? कितनी कंट्रीज के अंदर इंडस वैली सभ्यता फैली हुई है? एक्सपांड कितनी कंट्रीज के अंदर है आईवीसी, बताओ जरा। हाँ बेटा, सैटेलाइट के बारे में बात करूंगा मैं भी, चिंता मत करना, आगे अपन पढ़ेंगे, सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे। दुनिया की कितनी कंट्रीज के अंदर इंडस वैली है, ये बताओ मुझे, कितनी कंट्रीज के अंदर ये सिविलाइजेशन अभी भी है? कितनी कंट्रीज है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी कंट्रीज है? देखो याद रखना, 3 कंट्रीज मेजर, अगर मैं बात करूं भारत, टुकड़ा और अफगानिस्तान, तो कितनी कंट्रीज हो गई बेटा? 3 कंट्रीज के अंदर है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो एक पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है कि ये सिविलाइजेशन दुनिया की 3 कंट्रीज के अंदर फैली हुई है। अब देखो अभी भी 85% जवाब दे पाए, क्यों? ऐसा क्यों था? एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑयल क्यों होता है जिसको हम लोग अवॉइड करते हैं, दैट इज सेंस ऑफ अवेयरनेस। सेंस ऑफ अवेयरनेस, है ना, रीजनिंग एबिलिटी के अंदर ये चीज आती है आपकी, योर सेंस ऑफ अवेयरनेस, कि आप कितने अवेयर हैं, जो चीजें आपके सामने चल रही हैं उस चीज को लेकर आप कितने अवेयर होते हैं। नॉर्मली हमारा क्या होता है, हमारा फोकस नहीं बन पाता है। फोकस बनाना आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, फोकस हमारा बन नहीं पाता है, चीजें हमारे सामने से गुजर जाती है, हम उसको समझ नहीं पाते और हम उसको याद नहीं रख पाते हैं, ये उसी के कारण हो रहा है। समझो इस चीज के बारे में बच्चा, मैं फिर ये चीज बोलूंगा, बहुत ध्यान से समझो। देखो फौज बहुत अलग चीज है यार, इट्स नॉट लाइक दी आप नीट का एग्जाम नहीं दे रहे हो, मैं किसी प्रोफेशन की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, पर दुनिया के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है वो फौज का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन ऑफ इंडिया नहीं, मैं पूरी कंट्री के बारे में बात करूंगा, फोर्सेस का ही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है। अब ध्यान रखो कि यहां पर जिन एस्पिरेंट्स को लिया जाता है, जो लोग एनडीए के अंदर जाते हैं ना, उनका मेच्योरिटी का लेवल काफी ज्यादा होता है, उनके एज के अकॉर्डिंग उनकी मेच्योरिटी होती है। दूसरा, उनका सेंस ऑफ अवेयरनेस बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। इन चीजों को डेवलप करने की कोशिश करो। ओएलक्यू मतलब बेटा ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज, है ना, ओएलक्यू होता है ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। अच्छा, ओएलक्यूज कितने होते हैं? 15 होते हैं। सुना है 15 ओएलक्यूज के बारे में कि हाँ सर 15 ओएलक्यूज होते हैं? किसी ने ऑफिसर्स लाइक एट्रीब्यूट्स के बारे में सुना है? ओएलए के बारे में सुना है किसी ने? नहीं पता सर हमको। ओएलक्यू से ज्यादा ध्यान हर बच्चे को अपने ओएलए पे देना चाहिए, ऑफिसर्स लाइक एट्रीब्यूट्स, और वो 16 होते हैं, वो 15 नहीं होते, वो 16 होते हैं। उसके बारे में कोई बात नहीं करता, उसके बारे में कोई बात नहीं करता, हर कोई बात करता है ओएलक्यूज के बारे में। मैं हमेशा बात करता हूं ओएलए के बारे में, ऑफिसर्स लाइक एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करता हूं, वो 16 होते हैं। बताऊंगा कभी इस चीज के बारे में। उन 16 को फॉलो कर लो, और वो 16 बड़े आसानी से फॉलो किए जा सकते हैं। वो 16 फॉलो कर लिए तो ओएलक्यूज तो ऐसे आ जाएगी। और एसएसबी के अंदर मेरे हिसाब से, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मेरे हिसाब से ओएलक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट ओएलए होते हैं। बताऊंगा कभी, बताऊंगा, चिंता मत करना, टेलीग्राम के ऊपर कहीं ना कहीं सेशन लेके बता दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। बट अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करें। तो अब हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिससे सवाल बहुत बार आते हैं, जिससे सवाल हर बार पूछे जाने के चांसेस होते हैं, वो है आपका टाउन प्लानिंग। क्योंकि साहब इंडस वैली के शहरों की टाउन प्लानिंग बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उससे पहले एक सवाल बता दूं, देखो इंडस वैली में जो 2 सबसे बड़े शहर है इंडस वैली के, अगर मैं बात करूं जो बड़े फेमस है, बहुत फेमस शहर है, 2 सबसे फेमस शहर कौन है? पहला अपना हो गया हड़प्पा, हड़प्पा सबसे फेमस है। दूसरा अपना मोहनजोदारो। तो याद रखना इन दोनों के फाउंडर्स कौन थे, किसने इन शहरों को खोजा है। और आपको जान के बहुत अच्छा भी लगेगा, हैरानी भी होगी कि इन दोनों शहरों को खोजने वाले व्यक्ति भारतीय थे। ये नाम याद रखना बेटा, इन दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। हड़प्पा की खोज करी 1921 में दयाराम साहनी जी ने। किसने खोज करी? दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा की खोज करी। और राखलदास बनर्जी, आरडी बनर्जी इनको बोलते, राखलदास बनर्जी ने 1922 के अंदर मोहनजोदारो की खोज करी। मोहनजोदारो का मतलब पता है क्या होता है? द माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला। एक भूत की कहानी, वो भी बताऊंगा मैं, है ना, भूत की, सच में भूत की कहानी भाई। मोहनजोदारो के अंदर एक व्यक्ति, एक साइंटिस्ट थे, अभी कुछ समय पहले की बात है, खोज कर, खुदाई वुदाई कर रहे थे, गड़बड़ हो गई उनके साथ, बताऊंगा मैं जब पढ़ेंगे अपन मोहनजोदारो के बारे में। बट ये चीज याद रखना कि यहां पर जो है ये दोनों जगह की खोज जिन व्यक्तियों ने करी उनके नाम थोड़े से याद रखना। अब चलो अपन आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, दैट इज द टाउन प्लानिंग। कि मोहनजोदारो के अंदर और हड़प्पा सभ्यता के अंदर हम जो बात करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको लगती कि सब इनकी टाउन प्लानिंग बहुत बेहतरीन थी। बताऊंगा, मैं बताऊंगा, अपनी क्लासेस और है ना। कालू मूवी, अरे कालू मूवी वाले नहीं है भाई, कालू वालू मूवी वाले नहीं है।
आगे बात करें। ऋतिक रोशन साहब बताऊंगा। अरे काहे भाई, अब मेरी क्लासेस तुम्हारे, सर यू बिलीव इन घोस्ट, आई बिलीव इन घोस्ट। अरुण, आई विल टेल यू इंसिडेंट व्हेन आई वाज इन नेवी, जहाज पे जब मैं था। आई विल टेल यू एन इंसिडेंट, उसके बाद तुम बोलना कि आई शुड आई बिलीव और नॉट, है ना। आई विल टेल यू एन इंसिडेंट, अभी नहीं बताऊंगा। व्हेन आई वाज ऑन शिप, तो कुछ चीजें हुई थी, बताऊंगा मैं तुमको, चिंता मत करना। देन यू विल टेल मी कि शुड आई बिलीव और नॉट, है ना। तब तुम बताना कि मुझे बिलीव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। तब चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हाँ जी, देखो मोहनजोदाड़ो के बारे में जब भी अपन बात करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि जब भी अपन मोहनजोदाड़ो के बारे में बात करेंगे, मोहनजोदाड़ो में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इनका क्या था? टाउन प्लानिंग थी। बताऊंगा बेटा, इनका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग इनकी बहुत बेहतरीन है। टाउन प्लानिंग का मतलब क्या होता है? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। टाउन प्लानिंग का मतलब क्या होता है? शहरों को बनाने की इनकी प्लानिंग बहुत ही जबरदस्त है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, इनके शहरों में क्या होता था, ये शहरों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो शहर है साहब, इनके जो शहर है, जो टाउन्स है, चाहे अपन मोहनजोदाड़ो के बारे में बात करें, चाहे अपन हड़प्पा के बारे में बात करें, इनके शहर दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है लोअर टाउन, ये देखो नीचे लोअर टाउन है, ये लोअर टाउन है भैया, नीचे लोअर टाउन है। और फिर ऐसे ऊपर की साइड होता है अपर टाउन। अपर टाउन को यहां पर हम लोग साइटिडल के नाम से भी जानते हैं। साइटिडल मतलब टीला होता है, टीले को साइटिडल कहा जाता है। बोले तो याद रखना कि यहां पर ये टाउन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इनके जो टाउन्स होते थे, यूजुअली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। एक है आपका लोअर टाउन। लोअर टाउन क्या है भैया? यहां पर आम आदमी, मैंगो पीपल रहेगा, अपने जैसा आदमी यहां रहेगा, आम आदमी यहां पर रहेगा लोअर टाउन में। अपर टाउन को कहा जाएगा साइटिडल। याद रखना, ये अपर टाउन है, यूपी लिख दिया मैंने भैया, है ना। अपर टाउन को बोला जाता है साइटिडल। ये दिख रहा है, देखो ये टीले जैसा दिख रहा है, ये देखो साइटिडल, ये साइटिडल हो गया, ये लोअर टाउन यहां पर हो गया, ये देखो लोअर टाउन हो गया। तो इस तरीके से टाउन को बनाते थे। ये टाउन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड, एक हो गया अपर टाउन। अपर टाउन में कौन रहेगा भाई? अमीर आदमी, राजा महाराजा, हो सकता है माइट भी बोले राजा महाराजा अमीर आदमी था भाई ऊपर रहेंगे, गरीब आदमी अपने से बोले लोअर टाउन में रहेगा। और यूजुअली क्या होता था कि ये टाउन्स नदी के पास बनाए जाएंगे। नदी यहां पर निकलेगी, बोले नदी यहां निकलेगी, और नदी यहां से निकलने के बाद हमेशा इस चीज को याद रखना, नदी के पास हमेशा लोअर टाउन होता था। क्यों होता था बेटा ऐसा? इनका दिमाग देखना। हमेशा क्या करेंगे कि जो साइटिडल है वो हमेशा वेस्ट की साइड होता था, और जो लोअर टाउन आप यूजुअली देखोगे वो हमेशा ईस्ट की साइड होगा। और नदी जो है साहब वो लोअर टाउन के पास से निकलती थी, बिकॉज नदी के पास से टाउन्स होते थे। ऊपर वाला टाउन बड़ा मुश्किल है, यहां पर अमीर लोग रहेंगे, हर कोई जा भी नहीं सकता। ऊपर वाले टाउन में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। अपने ऐसा आदमी नहीं जाकर बोले हम नहीं आ सकते, ये याद रखना। अब सवाल ये आता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि साहब ये लोअर टाउन के पास ही नदी क्यों रखते हैं? अरे इनको नदी रखनी चाहिए ना। बोले सुबह सुबह उठे बढ़िया, अमीर लोग हैं यहाँ पर, नीचे अमीर लोग सुबह उठे बढ़िया, चेयर लगाई, चाय पी, पास में नदी है, नजारा देखे। बोले नहीं हम नहीं, बोले नजारा नहीं देखना, बोले यहां पर नदी रखेगी। क्यों? बिल्कुल सही बात है, खुशी का आंसर सही है। फ्लड से बचने के लिए दिमाग लगा। अमीर आदमी हमेशा गरीब को दबाने की कोशिश करता है, और हमेशा उसकी जान, उसको लगता है कि मेरी जान गरीब की जान से ज्यादा वैल्यू रखती है। भैया अगर नदी में फ्लड आया, नदी में बाढ़ आई, तो सबसे पहले लोअर टाउन डूबेगा, हम बच जाएंगे। उस टाइम पर नदियों में बाढ़ बहुत आती थी बेटा, तो नदी की बाढ़ से बचने के लिए, हाँ जी, कि बाढ़ आई भाई, बाढ़ आ गई भाई, हम कहा है? बोले लोअर टाउन तो गया, आम आदमी, मैंगो आदमी तो गया, आम आदमी डूब गया, हम बच जाएंगे। और फिर हम बच जाएंगे तो फिर हम प्यारा लेके एंजॉय करेंगे लाइफ को। ये इनका दिमाग था, याद रखना। आई बात समझ में? याद रखना, इनका जो टाउन थे, उनके टाउन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता। दूसरी बात इनकी बड़ी खासियत थी कि इनके टाउन्स की दूसरी खासियत है कि जो रोड्स हैं वो 90 डिग्री के एंगल पे। जैसे एक रोड ये जा रही है, अगर ये रोड जा रही है ऐसी, तो ये रोड ऐसी 90 डिग्री पर कट करेगी एक दूसरे को, कि एक रोड ऐसी गई साहब, एक रोड ऐसी गई, एक रोड फिर ऐसी चली जाएगी, एक रोड ऐसी जा रही। जो रोड्स होती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर कट करती थी, और इस पैटर्न को कहा जाता है ग्रिड पैटर्न। नोट कीजिएगा, इस पैटर्न को क्या कहा जाएगा? ग्रिड पैटर्न। नोट करना बच्चा, क्या? ग्रिड पैटर्न कहा जाता है, कि जो रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही है, इसको ग्रिड पैटर्न कहा जाता है। तीसरी बात हमने बात करी ब्रिक्स। ब्रिक्स भाई साइज सेम है, सेम साइज की ब्रिक्स से वो भी बर्न ब्रिक्स होती है। याद रखना, सेम साइज की ब्रिक्स है, और ये ब्रिक्स भी कैसी होती है? बर्न ब्रिक्स होती है, मतलब भट्टी में पका के। बड़ी मजबूत है, बड़ी मजबूत है ईंट है, ऐसा नहीं क्या कैसी भी ईंट है, बड़ी मजबूत ईंट है। हाँ, ग्रिड पैटर्न याद रखना, ये सिस्टम जो है इंपॉर्टेंट इनका था। इसके बाद एक पॉइंट अगर मैं और बात करूं तो देखना कि ये जो शहर होते हैं, इनके शहर जो है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। और एक सवाल यहां पर मैं पूछना भी चाहूंगा आपसे, सवाल का जवाब दे पाओ तो मुझे बताना। ये जो शहर होते थे ना, इनके जो लोअर टाउन है, अपर टाउन है, जो लोअर टाउन है, उन शहरों के आसपास दीवार होती थी। ये वॉल क्यों बनाते थे? याद रखिएगा, वॉल क्यों बनाते थे? जैसे शहर है, मान लो मोहनजोदारो है, तो मोहनजोदारो का जो लोअर टाउन है,
ध्यान से देखिएगा, लोअर टाउन है। देखो लोअर टाउन के आसपास देखो, इसको दीवार से ढक दिया है, दीवार बनी दिख रही, दीवार से ढक दिया जाता था। ऐसा क्यों? और ऊपर जो है इसका भी, ये जो फोर्ट है ऊपर, इसका भी फोर्टिफिकेशन कर दिया। देखो यहां पर भी दीवार बना दी, इसको भी दीवार से ढक दिया। ऐसा क्यों किया जाता था? मतलब चाहे इनका लोअर टाउन हो या अपर टाउन, उसको दीवार से ढका जाता है। हर शहर के अंदर ऐसा नहीं है, बट ये फोर्टिफिकेशन करते थे। वाई? रीजन क्या था? बिल्कुल सही पता। देखो सीधी बात है, आप शायद जानकर हैरान हो जाओगे, इनके पास आर्मी नहीं है। दे डोंट हैव द आर्मी। इंडस वैली के लोग लड़ना जानते हैं, बट दे डोंट हैव द आर्मी। इनके पास आर्मी वार्मी नहीं है। अपने प्रोटेक्शन का इनके पास केवल एक तरीका है, भैया दीवार बना लो, दीवार बना लो, एक तरीका। दे डोंट हैव आर्मी। आर्मी वार्मी नहीं इनके पास, दे डोंट हैव द आर्मी। आर्मी नहीं है। अपने आप को बचाने का केवल एक तरीका दे न्यू कि भैया आसपास बना लो दीवार, दीवार बना के बच गए तो बच गए, नहीं तो फिर महादेव के भरोसे अपन है। ये चीज थी, तो याद रखना प्रोटेक्शन के लिए। बट दो जगह ऐसी है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, बहुत ये पॉइंट याद रखना, हालांकि आगे बताऊंगा मैं। एक छोटी सी बात, इसको दिमाग में रख लेना थोड़ा सा। एक शहर आएगा चन्हूदारो, उसमें सैटिडल ही नहीं है, मतलब साफ फ्लैट है वो शहर, वो लोअर टाउन ही है, उसमें अपर टाउन है ही नहीं। और एक शहर आएगा पोर्ट सिटी लोथल, लोथल जो है उसका फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया था। दो चीजें याद रखना, मैं बताऊंगा दोनों के बारे में आगे। अब ये चीजें मैंने बात आई, याद रखिएगा। क्या है? ग्रिड सिस्टम के बारे में अपन ने बात करी कि सब ग्रिड सिस्टम है, 90 डिग्री के एंगल पे सड़कें एक दूसरे को काट रही हैं। उसके बाद बर्न ब्रिक्स है, जो ब्रिक्स है इनकी, ध्यान से मेरी बात सुनेगा, जो इनकी ब्रिक्स होती है, जो इनकी ईंटें हैं, वो भट्टी में तपी हुई है और ईंटों का साइज सेम है, जैसे 7:15:29। ये ईंट का साइज थोड़ा सा ध्यान रखना, एटलीस्ट रेशो याद रख लेना कि 1:2:4 के रेशो के अंदर इनकी ईंट होती है। इसके बाद आप जानकर शायद हैरान हो जाओगे, जैसे आज हर घर में आज हर घर में आप क्या लगाते हैं? बोरिंग खोद देते हैं कि भैया हर घर में बोरिंग है। अमीर आदमी की निशानी, भैया बोरिंग खोद दिया, पानी की कमी होगी, बोरिंग खोद दिया। वैसे ही मोहनजोदारो के बारे में बात करें, मोहनजोदारो में सारे रईस रहते थे, अमीर लोग मोहनजोदारो के अंदर रहते हैं। तो मोहनजोदारो के अंदर ये खासियत है उसकी कि जो लोअर टाउन है ना, वहां पर भी घरों के अंदर वेल बना के रखे हैं लोगों ने, घर के अंदर कुआं खोद के रखा है। और तकरीबन 700 वेल आपको मोहनजोदारो के अंदर मिलते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी बात, इनका जो रोड है, जो रोड से बनाई जा रही, मोहनजोदारो के बारे में बात करें, हड़प्पा के बारे में बात करें, रोड का भी एक स्टैंडर्ड साइज है। ऐसा नहीं कि रोड छोटी बड़ी कर दी, स्टैंडर्ड साइज है। एग्जांपल की बात करें, 15.3 फीट से लेकर 33 फीट तक ये इस तरह की रोड इन रोड का साइज होता था। तो ये रोड का साइज थोड़ा सा ये याद रखने की वजह से बहुत जरूरत नहीं है, बट बेटा याद क्या रखना है इस पूरी स्लाइड के अंदर? इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है? मैंने बता दिया, इस पॉइंट को याद रखना, ये रेशो याद रख लेना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। याद क्लियर हो गया? आगे बढ़े। एक्जेक्टली सर, देन हाउ वेयर लोअर टाउन बिल्ट नियर रिवर इफ दे वर रिच? देखो क्या होता है बेटा कि अमीर लोग मोहनजोदारो में ज्यादा है। क्या होता है, मेरी बात सुनना। चंडीगढ़ में सभी अमीर हैं, चंडीगढ़ में सब अमीर हैं। अब सब सारे अमीर में से जो ज्यादा अमीर है वो सैटिडल में रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ज्यादा अमीर में से भी जो बहुत अमीर है वो सैटिडल के अंदर रहेगा, जो थोड़ा अमीर है, आम आदमी, मैंगो पीपल, वो नीचे रहेगा लोअर टाउन के अंदर। तो अमीर सभी है यहाँ। जब मैं इंडस वैली के लोगों को गरीब बोल रहा हूं ना, तो गरीब मतलब ये वाले गरीब नहीं है वो। याद रखना, सिविलाइजेशन है वो भी अर्बन, पैसा अच्छा खासा है, अमीरों में गरीब है वो, है ना भाई? बात समझ में? जैसे एग्जांपल की बात करें, विजय माल्या अमीर है, आज भी अमीर है विजय माल्या, पर अंबानी के सामने गरीब है। बस अमीरों में गरीब वाली बात चल रही है। आई बात समझ में? हाँ, ये चीज याद रखना कि बहुत गरीब नहीं, कि गरीब है सर खाने पीने का लाले, अरे भाई खाने पीने के लाले नहीं पड़ रहे। ओके, इसके बाद अब याद रखो, अब हम दो बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे। इन बिल्डिंग्स, ये स्लाइड, इस स्लाइड के बारे में मैं क्या कहूं, पर एक ही शब्द कहूंगा, स्लाइड मत पढ़ भूल के जाना है स्लाइड। इस स्लाइड से इतनी बार सवाल आया और इतना इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि मतलब मैं क्या ही बोलूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। बिकॉज ये स्लाइड बेसिकली दो बड़ी बिल्डिंग्स के बारे में बात करती है। एक बिल्डिंग है जो पूरी इंडस वैली सभ्यता के अंदर सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सबसे बड़ी, इससे बड़ी कोई बिल्डिंग है ही नहीं। और वो बिल्डिंग कौन सी है? द ग्रेट ग्रैंडरी। याद रखना, इट इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सवाल डायरेक्टली यहां से आता है कि इंडस वैली सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी? ग्रेट ग्रैंडरी। ग्रैंडरी का मतलब क्या होता है? ग्रैनी नहीं बोल रहा हूं भैया, नहीं तो मोबाइल का गेम ग्रैनी याद आ जाए। आजकल तो नया गेम चला है मोबाइल के अंदर, मेरा भतीजा खेल रहा था, कोई गेम है कमला, खतरनाक गेम है यार चलो अपन टॉपिक के ऊपर आते हैं। हाँ, जो क्या ग्रेट ग्रैंडरी, ग्रैंडरी का मतलब क्या होता है? अन्नागार। अन्नागार सीधी बात है। देखो क्या है, ग्रैंडरी जो होती थी ना, ये ग्रैंडरी क्या होता है कि देखो जब अकाल पड़ जाए, फ्लड आ जाए, तो इंडस वैली के लोग क्या करते थे कि जो सैटिडल है ऊपर वाला एरिया, वहां पर इसे बड़ी बड़ी ग्रैंडरी बनाते थे, जहां पर ये अपने अनाज को रखते थे। तो
तो ऐसी ग्रीनरी मोहनजोदारो के अंदर, मोहनजोदारो के अंदर एक ग्रीनरी है, बड़ी खतरनाक, बहुत बड़ी ग्रीनरी है ना, है ना, गेम है ना। अरे यार, अरे यार, मैं ऐसे मजाक नहीं कर, मुझे शौक है थोड़ा सा, मतलब मैं गेम वेम खेलता रहता हूँ तो मेरे को शौक है ना। चलो चले, खतरनाक है भाई वो, उसमें सब करना पड़ता है ना, पूरा हनुमान चालीसा भी बोलनी पड़ती लास्ट में। चलो छोड़ो, अभी अपन बात करते हैं। देखो इसके अंदर याद रखना, इस ग्रीनरी का साइज याद रखना बेटा, ये ग्रीनरी 45.71 मीटर लॉन्ग है, साइज याद रखना इंपॉर्टेंट है, और 50.23 मीटर्स वाइड है, याद रखना। इस ग्रीनरी का साइज क्या है बेटा, 45.71 मीटर लॉन्ग है और 15.23 मीटर्स वाइड ग्रीनरी, बड़ी ग्रीनरी, याद रखिएगा, बड़ी ग्रीनरी। और ये इंडस वैली की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। दूसरी बात, ये बर्न ब्रिक से बनी, उसी ब्रिक से बनी जिससे बाकी चीजें बनी। तो एक बिल्डिंग याद रहेगी, क्या है, इंडस वैली की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी, ग्रेट ग्रीनरी। उसके बाद हड़प्पा के अंदर ये बिल्डिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये है 2 rows of 6 ग्रीनरीज। कि साहब 2 रो के अंदर, ये पहली रो आ गई आपकी, ये दूसरी रो आ गई, इन 2 रोज के अंदर आपको 6 ग्रीनरीज देखने को मिलेगी। 6 अन्नागार हैं जहां पर अनाज रखते हैं, जैसे एक ही होगी, ये 2 3 4 5 और ये पीछे 6, ये 6 इधर आ गई, 6 इधर आ गई, ऐसे 2 रोज आपको देखने को मिलती। ये कहां पर मिली, ये आपको मिली हड़प्पा के अंदर। तो सवाल अगर आ गया कि 2 rows of 6 ग्रीनरीज कहां पर मिली है, तो याद रखना है हड़प्पा के अंदर मिली। इनके साइज के बारे में अगर मैं बात करूं तो याद रखना, एक का साइज है 15.23 मीटर्स लॉन्ग ही होती है, और ये 6.09 मीटर्स वाइड होती थी, याद रखना। और इनकी शुरुआत में 2 कमरे, ये 2 कमरे दिख रहा है, पहला कमरा, दूसरा कमरा। शुरुआत में हर रॉ के अंदर आपको 2 कमरे मिलते हैं। अच्छा, कमरे क्यों बनाए, लगाओ जरा अधिकारी वाला दिमाग। कंबाइंड तो बता दूंगा, कंबाइंड इतना एरिया इसका, पर मेरे को एक बात बताओ, ये 2 कमरे किस लिए भैया, कौन रहेगा यहां, ग्रीनरी में अनाज रहो, काहे के लिए फालतू कमरे बना के एरिया और खत्म कर दिया, क्या है बताओ। 2 कमरे काहे के लिए बनाए, कमरे वाई, रूम्स क्यों है भैया, काहे के लिए रूम बनाए, बोले 2 रूम भैया, रूम काहे के लिए बनाए, रूम काहे के लिए बताओ, वाई द 2 रूम्स, रूम्स क्यों है बच्चा। 2 कमरे, लगाओ अपने ऑफिसर वाला दिमाग थोड़ा सा, इफेक्टिव इंटेलिजेंसी, पता है ना, रीजनिंग एबिलिटी द मदर ऑफ ऑल OLQs। 2 कमरे क्यों हैं, बताइए बताइए। बिल्कुल सही है। देखो इसके लिए एक एस्पेक्ट ये माना जाता है कि यहां पर चौकीदार रहते थे, गार्ड्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए। ऐसी थोड़ी छोड़ देंगे हमाम में, अरे भैया लोग रहते थे यहां पर जो इन ग्रीनरीज के अंदर काम करते थे, हो सकता है गार्ड्स हो या काम करने वाले हो। तो याद रखना, ये 2 रूम्स है ना, वर्कर्स के लिए थे। इसके लिए जो वर्कर्स इन ग्रीनरीज के अंदर काम करते हैं, उन वर्कर्स के लिए 2 रूम रखे गए। तो 2 रूम यहां पर किसके लिए थे, वर्कर्स के लिए। याद रखना ना, बड़ी आसान सी बात है कि वर्कर्स के लिए यहां पर 2 रूम थे। अब एक और बड़ी शानदार बिल्डिंग मिलती है, और इस बिल्डिंग से भी बहुत बार सवाल पूछा गया है। इसके बारे में मुझे लगता है कि जिसने भी आईवीसी के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी अगर आपने इंडस वैली के बारे में पढ़ा है, इस बिल्डिंग के बारे में हम जरूर पढ़ते हैं। ये ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ, मोहनजोदारो की एक बहुत फेमस बिल्डिंग, इसे ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है। ग्रेट बाथ देखिए, ये बिल्डिंग है, काइंड ऑफ स्विमिंग पूल नहीं दिख रहा है, स्विमिंग पूल जैसा है कि भाई यहां से आओ, छपाक से छलांग मारो, तैरते तैरते यहां से निकल जाओ। द ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ को लेकर कई सारी कहानियां हैं, उन सारी कहानियों के बारे में बात करूंगा मैं। ग्रेट बाथ को लेकर कई सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं। ग्रेट बाथ इंडस वैली की सबसे फेमस बिल्डिंग है। फेमस क्यों है, बिकॉज ऐसा स्ट्रक्चर कहीं देखने को नहीं मिला। अब भाई साहब ये अमीर लोग थे इंडस वैली के अंदर, और ये सैटल वाले एरिया के अंदर, तो आपको लगता है कि यार ये तो स्विमिंग पूल बना के रखा है, काइंड ऑफ स्विमिंग पूल है। अच्छा, इसमें नहाता कौन था, और इसमें चेंजिंग रूम ये देखो दिख रहा है, ये आसपास इसके ये 4 चेंजिंग रूम है। बोले इधर 4 चेंजिंग रूम, इधर 4 चेंजिंग रूम, कपड़े वपड़े चेंज करो भैया, नहाओ जाओ निकल जाओ। अब ये क्या था, सवाल का एक जवाब है। पहले 2-3 चीजें बता दो। देखो इसका साइज याद रखना बेटा, ये 39 फीट लॉन्ग है, 23 फीट वाइड है, और 8 फीट इसकी गहराई थी। ठीक है, नॉर्मली था ये, सेम इसको मीटर्स के अंदर मैंने कर दिया। इसके अंदर अब नीचे से पानी रिसे ना, बिकॉज देखो पानी तो नीचे से रिस जाएगा, तो नीचे से पानी रिसे ना, इसलिए जिप्सम और मोटार का लेप लगा दिया इन्होंने। नीचे जिप्सम और मोटार का लेप लगा दिया, बोले पानी नीचे से रिसेगा नहीं। अब सवाल ये आता है, साइड रूम्स के बारे में बात कर ली, इसका उपयोग क्यों करते हैं, व्हाई दे यूज्ड। देखो जो सबसे इसके पीछे की 3 थ्योरीज है, मैं तीनों आपको बताऊंगा। कोई भी अपने दिमाग में, माइंड पे मत लेना कि सर ऐसा आप गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। हिस्टोरियंस जो 3 थ्योरीज के बारे में बात करते हैं, वो तीनों थ्योरीज में आपको बता दूं कि 3 थ्योरीज बेसिकली है क्या। पहली थ्योरी ये कहती है, हिस्टोरियंस कहते हैं कि देखो पहली थ्योरी जिसको सबने माना है, वो कहते हैं साहब कि ये रिचुअल बात है। मतलब कोई भी आपको पवित्र यज्ञ करना है, हवन करना है, मंदिर जाना है, तो ये चीज करने से पहले, कोई भी पवित्र काम करने से पहले
यहां पर आप नहाते थे और नहाने के बाद आप कपड़े चेंज करके भगवान की पूजा करने जाएंगे, जैसे कि यहां पर इंडस वैली में आपको फायर अल्टर्स देखने को मिलते हैं, मतलब हवन की हवन अग्निवेदिका ये देखने को मिली इंडस वैली के अंदर। तो पहला सवाल तो ये कहते हैं कि साहब ये जो है रिचुअल बात के लिए यूज होता है, बोले नहाने के लिए यूज करेंगे अपन, इट्स यूज फॉर द रिचुअल बात। बोले अच्छा ठीक है। दूसरा ये चीज जो बोलते हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, कहते हैं बोले रिचुअल बात नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ स्टोरियंस कहते हैं कि साहब ये जो मोहनजोदारो वाला एरिया था, यहां पर शायद नरबली दी जाती थी। नरबली समझते हो कि साहब इंसान की बलि दी जा रही है, तो इंसान की बलि देने से पहले उसको नहलाया जाता था कि तुम नहाओ धो फिर तुमको अच्छे से बलि देंगे तुम्हारी। तो दूसरा मिसकंसेप्शन है ये कहते थे कि यहां पर नर बलि की प्रैक्टिस की जाती है, बट इसको कई सारे हिस्टोरियंस ने नकार दिया, क्योंकि इंडस वैली के अंदर हम देखते हैं कि ये लोग लड़ना भी नहीं जानते। तो नर बलि का कॉन्सेप्ट यहां पर समझ में नहीं आता, बिकॉज ये लोग बड़े एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। तो यहां पर नर बलि और बलि देना ये चीजें शुरुआत में है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो सकती थी। और बलि का मतलब शुरुआत में टैक्सेशन था, किसी को मारना नहीं था, टैक्स देने को बलि कहा जाता था। तो ये चीज नकार दी गई। तीसरी बात जो बड़ी कॉमन सी थी और नॉर्मल लगता था कि साहब जो भी व्यक्ति राजा यहां पर होता होगा, या जो भी व्यक्ति जो बड़ा इन्फ्लुएंशियल होता होगा, जिसकी फैमिली काफी पैसे वाली होती होगी, या जो शहर का सबसे बड़ा आदमी है, मुखिया है, उसका परिवार इसका यूज करता था रोज नहाने के लिए, उसका परिवार यूज करता। बट देखो ये बात भी सही नहीं लगती है, बिकॉज कोई भी आदमी अपने घर से नहाने इतनी दूर नहीं आएगा, बोले मेरा घर वहां आया भैया मैं 5 किलोमीटर दूर आया नहाने, ये आप नहीं कर सकते। और चेंजिंग रूम इतने सारे होना, इसका भी एक बड़ी चीज है कि यहां पर ये शायद कॉमन बाथरूम हो सकता है, बट रिचुअल बात के लिए माइट भी इसका यूज किया जाता है, बट किसी एक परिवार के लोग इसका यूज करते होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना सवाल यहां से क्या आएगा बेटा, इसका प्लेस आ जाएगा कहां पर है, दूसरा इसका मेजरमेंट एक बार देख लेना, और नीचे किससे बना हुआ है, और इसमें चेंजिंग रूम से याद रखिएगा। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, देखो इसका पूरा पिक्चर है। यहां तक क्लियर हो गया बच्चा, यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया आज हम लोगों ने जो चीजें करी है। आराम आराम से चीजें करेंगे, तो बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया, प्लीज कंफर्म कर दो। यहां तक क्लियर हो गया, फिर मैं थोड़े बहुत डाउट्स आपके देखता हूं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। वेपन नहीं मिला बेटा, एक वेपन मिला गोफान। गोफान समझते हो, गोफान बताऊंगा मैं। गोफान क्या होता है, ऐसे गुलेल जैसा होता है, उसमें पत्थर को घुमा के ऐसा फेंका जाता है, उसको गोफान बोलते हैं हमारे राजस्थान के अंदर। तो गोफान मिला है, बाकी और कुछ नहीं मिला, तलवार वलवार नहीं इनके पास, गोफान मिला। गोफान से तुम क्या से दुश्मन को मार दोगे? देखो दुश्मन को मारना है तो यू हैव टू किल हिम, सामने खड़े होकर उसको मारो, खत्म कर दो, इमोशंस नहीं होने चाहिए। इंडस वैली के लोग क्या बिजनेस में रह गए, ट्रेड के अंदर रह गए, दुश्मन आया तो उनको खत्म करके चला गया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक आदमी को अपनी बुद्धि के साथ साथ अपने शारीरिक बल पे भी ध्यान देना जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं क्या कि शस्त्र के साथ साथ शास्त्र का नॉलेज होना भी जरूरी है, और शास्त्र के साथ शस्त्र का नॉलेज होना भी जरूरी है। दोनों चीजें लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि सब मैं केवल पढ़ाई कर लूंगा, नहीं, अपनी बॉडी को, फिजिक को भी बिल्डअप करो। सीधी बात है, अगर मैं अपनी सिस्टर के साथ कहीं जा रहा हूं, किसी ने उसको छेड़ दिया, तो मेरे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि मैं वहीं पर उसको सबक सिखा दूं। ये मेरा माइंडसेट है। ओके, मैं उस माइंडसेट पे बिलीव नहीं करता कि मैं रिक्वेस्ट करूं भैया जी आपने क्यों किया ऐसा, उसने कर दिया, नाउ इट्स टाइम टू टेक द एक्शंस। ये मैं इस पे बिलीव करता हूं। और जब तक तुम किसी फॉर्म को नहीं सीखोगे, किसी फाइटिंग फॉर्म को नहीं सीखोगे, तुम्हारी फिजिक तुम अच्छी नहीं करोगे, तब तक यू कैन नॉट प्रोटेक्ट इवन योर ओन फैमिली। अपने घर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, देश की बात तो बहुत दूर हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं इसीलिए चीज कहता हूं कि ऑलवेज वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, अपने आप पे काम करो, अपने फिजिक को, अपने माइंडसेट को, अपने स्किल्स को बिल्ड करना शुरू करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना। चलो, तो यहां तक चीजें कर लिया आपने। चलो अब बाद में बताऊंगा बेटा, अभी बहुत सारे लेक्चर्स मेरे होने वाले हैं ना, चिंता मत करना, अपन बिल्कुल बात करेंगे, अपन बिल्कुल डिटेल के अंदर बात करेंगे, सारी स्टोरी सब बता दूंगा, ठीक है। चलो बिल्कुल बताऊंगा बेटा, चिंता मत कीजिएगा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं मैं, कल मिलता हूं आप लोगों से। चलो ध्यान रखना, और कल अपन थोड़ा सा माइंड मैप बनाना कैसे है वो बताऊंगा मैं, और जो अपन ने करा उसके नोट्स कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। 2 चीजें मैं कल बताऊंगा, और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। चलो ध्यान रखो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।